हेलो एवरीवन, वेलकम टू एहतिशाम लॉ अगेन। जैसा कि आप लोग की डिमांड थी कि हम टॉर्ट के ऊपर एक पीवाईक्यू एनालिसिस का सीरीज लेके आए, एक वीडियो बनाए जिसमें टॉर्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, टॉर्ट के एक लीगल टर्म के क्वेश्चन, टॉर्ट के वन लाइनर के क्वेश्चन और टॉर्ट के जितने भी प्रिंसिपल और फैक्ट बेसिस के क्वेश्चन हैं, उन सब को हम एनालाइज करें। तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ एनालाइज नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन को एनालिसिस तो करेंगे ही साथ में, लेकिन उसके साथ टॉर्ट्स के प्रिंसिपल को समझेंगे, टॉर्ट्स को भी समझेंगे, टॉर्ट्स क्या होता है, अलग अलग चीजें, टॉर्ट्स के एसेंशियल्स और भी टॉर्ट्स के जितने भी टॉपिक हैं वो भी इसी क्वेश्चंस में मैं कवर करा दूंगा। आप सारे टॉर्ट्स के चीजें समझ जाएंगे यहीं। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, टॉर्ट के और कोई वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इतना मैं आपको बता दूं कि इससे टॉर्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, हर ईयर में एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। और देखिएगा आप इस बार 2026 में भी इससे कोई ना कोई क्वेश्चन रह गए, दो तीन क्वेश्चन टॉर्ट से आ ही जाते हैं हर साल, क्योंकि टॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लीगल फील्ड में और लॉ में। तो आज हम शुरू करेंगे इसमें कि टॉर्ट के पहले हम लीगल टर्म्स को देखेंगे, वन लाइनर्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे फैक्ट एंड प्रिंसिपल के क्वेश्चन, कितने फैक्ट एंड प्रिंसिपल के क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, और फैक्ट एंड प्रिंसिपल को देखेंगे, एनालाइज तो करेंगे ही, और उसमें मैं समझा भी दूंगा आपको, उस टॉपिक को समझा दूंगा। लेट सपोज अगर कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का है, कोई ट्रेसपास का है, कोई न्यूसेंस का है, अगर फैक्ट एंड प्रिंसिपल न्यूसेंस से आया है, ट्रेसपास से आया है, तो मैं उनको वहीं पे समझा दूंगा कि ट्रेसपास क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, और भी जितने टॉपिक हैं टॉर्ट से रिलेटेड मैं सब चीज को वहीं समझा दूंगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फैक्ट एंड प्रिंसिपल देख के क्वेश्चन के आंसर लगा के चले जाएंगे। आप यहां समझेंगे कि अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे फैक्ट एंड प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। क्योंकि टॉर्ट में आपको सिंपल क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको देखने में बहुत टफ लगता है कि टॉर्ट का क्वेश्चन है, सर हम लीगल तो जानते नहीं है, हम किसी और स्ट्रीम से हैं, हम आर्ट्स फील्ड से आते हैं, हम साइंस फील्ड से आते हैं, तो हमको लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। आपको कोई भी नॉलेज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग, एक साउंड माइंडनेस होना चाहिए, बस। आप आएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको टॉर्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से आया हुआ है टॉर्ट के, तो हम उस टॉपिक को भी क्लियर कर देंगे, तो आपका टॉर्ट्स भी क्लियर हो जाएगा, फिर साथ साथ आपका फैक्ट एंड प्रिंसिपल क्वेश्चन जो आया हुआ है वो भी एनालाइज हो जाता है। तो दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड, इस फैक्ट या प्रिंसिपल से रिलेटेड, क्योंकि प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा, लॉ सबके लिए सेम है, फिर फैक्ट बदल दिए जाते हैं, हर साल यही होता है कि प्रिंसिपल सेम रहता है, फैक्ट्स को चेंज कर दिया जाता है। तो आप उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को, इस फैक्ट को कैसे एनालाइज करेंगे और कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कितने कितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में अभी तक। तो यहाँ हमने एक वेटेज अलग अलग ईयर्स का रख दिया है। जैसे 2025 में वन लाइनर का एक क्वेश्चन आया हुआ है और फैक्ट एंड प्रिंसिपल के कोई क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब टॉर्ट्स से, जो टॉर्ट्स का वो था सब्जेक्ट वाइज एनालाइज, जैसे हमारा है टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट, तो टॉर्ट्स से सिर्फ एक वन लाइनर का क्वेश्चन आया 2025 में, और फैक्ट एंड प्रिंसिपल का नहीं आया है। अब 24 में देखते हैं, 2024 में दो क्वेश्चन वन लाइनर आए हुए हैं और फैक्ट एंड प्रिंसिपल से भी दो क्वेश्चन आए हुए हैं। अब फैक्ट एंड प्रिंसिपल आप लोग को जब आप देखेंगे दूर से उसको या एक बार रिव्यू करेंगे तो आपको लगेगा ये सर ये तो बहुत टफ है, सर हम कैसे बताएंगे, हम जज तो है नहीं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जज बनाऊंगा, इसलिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पता चलेगा कैसे लॉ को अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो फैक्ट्स दिए जाते हैं ये आपके कॉमन चीजों से रिलेटेड होता है। टॉर्ट ऐसा क्राइम है या ऐसा वो है, सिविल रॉन्ग है, जिसमें आप कॉमन चीजों से डील करेंगे। सोसाइटी में जो जो चीजें चल रही हैं उन चीजों से ही रिलेटेड है। जैसे आप किसी के घर में घुस जाते हैं, या किसी के लैंड के ऊपर चले जाते हैं, या किसी के फ्लैट में चले जाते हैं, या किसी को मार देते हैं, किसी को धमका देते हैं, ये सब चीजें टॉर्ट्स हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में कैसे टॉर्ट्स कमिट होता है और हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, बताइए आप जो सोसाइटी में कर रहे हैं वही उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो आप कैसे, आपको इसी में जज बना दूंगा मैं कि आप कैसे बताएंगे कि वो पर्सन लायबल होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जामिनर आपको जज बनाता है अपने क्वेश्चन देके कि आप जज करिए वो पर्सन लायबल है या नहीं, वैसे मैं आज आपको पूछूंगा, आपसे पहले पूछूंगा, आप अपने साउंड माइंड से बताएंगे कि वो पर्सन लायबल होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं 2023 में भी दो क्वेश्चन वन लाइनर से आया, एक क्वेश्चन फैक्ट एंड प्रिंसिपल से है। 2022 में देखिए वन लाइनर से तो एक भी क्वेश्चन नहीं है टॉर्ट से रिलेटेड, लेकिन फैक्ट एंड प्रिंसिपल से देखिए 5 क्वेश्चन है।
तो 5 क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है तो आप ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए, आपका बहुत सारा टाइम ये ले लेगा। लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो आप एक देखते ही क्वेश्चन को जैसे देखेंगे आप उसका आंसर मार्क कर सकते हैं। 2021 में देखते हैं, 2021 में एक क्वेश्चन है वन लाइनर से, 2 क्वेश्चन फैक्ट एंड प्रिंसिपल से। 2020 में 2 क्वेश्चन वन लाइनर है और फैक्ट एंड प्रिंसिपल से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। 2019 में, 2018 और 17 में कोई वन लाइनर से क्वेश्चन नहीं आया है, और उसी में फैक्ट एंड प्रिंसिपल के देखिए तो 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। और 2016 में 4 क्वेश्चन वन लाइनर से है और फैक्ट एंड प्रिंसिपल से कोई नहीं है। मतलब कि फैक्ट एंड प्रिंसिपल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फैक्ट एंड प्रिंसिपल का क्वेश्चन को आपको करना बहुत ही ईजी होता है अगर आप एक बार समझ गए कि उसको करना कैसे है। अगर आप उसको ऐसे ही देखते रहेंगे कि टॉर्ट्स का क्वेश्चन है, लीगल का क्वेश्चन है, हम नहीं कर पाएंगे, हमने इससे पहले कभी लीगल पढ़ा नहीं है, लॉ पढ़ा नहीं है, तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप ये सोसाइटी में भी बता सकते हैं क्या चीज टॉर्ट है, क्या चीज टॉर्ट नहीं है, क्या चीज रॉन्ग है टॉर्ट के अंदर, क्या चीज सिविल रॉन्ग आता है, क्या चीज क्रिमिनल रॉन्ग होगा। इस वीडियो के एंड के बाद आप सब चीज समझ जाएंगे। और इस वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा मैं कि कैसे कैसे फैक्ट एंड प्रिंसिपल के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे आप एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि एग्जाम में मेन है टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। टॉर्ट्स लोग इसलिए इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, टॉर्ट्स के फैक्ट एंड प्रिंसिपल को या किसी भी फैक्ट एंड प्रिंसिपल को, क्योंकि उन्हें लगता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हमारा टाइम ले जाएगा, हम और सब्जेक्ट पे टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं आपको एंड में ऐसा वो तरीका बता दूंगा जिससे आपको तुरंत, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फैक्ट एंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद तुरंत आप ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टॉर्ट इज अ वायलेशन ऑफ। क्वेश्चन पूछा है टॉर्ट किस चीज का वायलेशन है, तो टॉर्ट वायलेशन है राइट इन रेम का। किस राइट का वायलेशन है? राइट इन रेम। अब राइट इन रेम क्या होता है सर? राइट इन रेम वो राइट होते हैं जो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड अवेलेबल हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, लेट सपोज एक कोई पर्सन है, वो ये लैंड ओन करता है। एग्जांपल है, एक पर्सन है वो एक लैंड ओन करता है, तो इसको फुल राइट है कि इस लैंड को वो पार्टिकुलरली एंजॉय करे बिना किसी के इंटरफेरेंस के। कोई भी पर्सन बाहर का, कोई भी पर्सन बिना इसके कंसेंट के इसमें इंटरफेयर करता है, इसके अंदर इंटर करता है बिना इसके पूछे, तो वो उसको टॉर्ट के लिए, टॉर्ट में ट्रेसपास के लिए लायबल कर सकता है। तो टॉर्ट इज द वायलेशन, किस चीज का वायलेशन हुआ? राइट इन रेम। वो राइट जो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड अवेलेबल है उन्हें कहते हैं राइट इन रेम। अब राइट इन पर्सोनम क्या होता है? इसी का एक अपोजिट है राइट इन पर्सोनम, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज होता है। वो राइट जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल हो, अवेलेबल अगेंस्ट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इसका एग्जांपल भी मैं दे दूंगा, पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो देखते हैं राइट इन पर्सोनम का एक एग्जांपल। लेट सपोज एक पर्सन है, उसने बी को उधार दिए 100 रुपए, 100 रुपए क्रेडिट किए। बी जो है 100 रुपए वापस नहीं कर पाता है ए को, तो ए जो है बी को ही लाइबल कर सकता है। सिर्फ ए के पास सिर्फ बी के अगेंस्ट ही राइट है लाइबल करने के लिए, स्यू करने के लिए। ए सी को लाइबल नहीं कर सकता कि भाई जो बी के पैसे हैं वो मुझे उधार वापस नहीं कर रहा तो तुम दोगे। सी उसके लिए लाइबल नहीं हुआ, सिर्फ बी ही लाइबल होगा उसको पैसे देने के लिए, और ए के बी के अगेंस्ट ही इसके पास राइट है ए के पास। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में ए और बी के अगेंस्ट होता है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें बी के अगेंस्ट ही स्यू करने का राइट होगा। यहां क्या होगा? यहां कोई भी पर्सन, यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई भी पर्सन अगर इसमें इंटर करता है, कोई भी एक्स पर्सन इसके अंदर इंटर करेगा तो उसको ट्रेसपास के लिए लायबल कर सकता है। तो टॉर्ट किस चीज का वायलेशन हुआ? राइट इन रेम। डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, राइट अगेंस्ट, राइट अवेलेबल अगेंस्ट होल वर्ल्ड। अगेंस्ट होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कोई भी उसको वायलेट करेगा तो उसको लाइबल कर सकता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा पुट अ पोल अक्रॉस एन एले ड्यूरिंग द नाइट, जैक केम गैलोपिंग ऑन अ हॉर्स, द हॉर्स स्टम्बल्ड ओवर द पोल and the jack was thrown away. He suffered from a broken arm. What are the consequences of this case? मैं सिंपली इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको। सारा एक लड़की थी जिसने एक एले, एले कहते हैं कोई पतली सी गली, दो बिल्डिंग के बीच में गली कह सकते हैं इसको,
कोई ऐसा पाथ, पतला सा पाथ जिसमें बहुत कम जगह हो, जैसे दो बिल्डिंग के बीच में गैप जो होता है वो उसको रोड बना दी जाती है तो उसमें बहुत कम जगह होता है। तो सारा एक लड़की थी, उसने उस गली में एक पोल को रख दिया था। जैक रात में आया अपने घोड़े से और बहुत गैलोपिंग होता है एट अ वेरी फास्ट स्पीड, वेरी फास्ट स्पीड पे घोड़े को चलाना या घोड़े को दौड़ाना, और फास्ट स्पीड में लेके आया घोड़े को, और फिर वो जो पोल था उससे लग गया, घोड़ा टकराया और जैक गिर गया। तो जैक का आर्म जो था वो टूट गया, आर्म टूट गया। तो इसमें पूछा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन लाइबल, किसको लाइबल कर सकते हैं आप। देखो, सारा की ड्यूटी थी कि वो रोड पे कोई ऐसी चीज ना रखे जो रीजनेबल पर्सन ये सोच सकता है कि किसी और को इससे इंजरी हो सकती है, तो सारा की ड्यूटी थी वो पोल ना रखे। लेकिन जैक की भी यहां देखा जाए तो जैक की भी ड्यूटी थी कि वो घोड़ा आराम से चलाए। कोई भी अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उसको आराम से चलाएंगे, उसको रैशली नहीं चलाएंगे। अगर आप रैश चला रहे हैं तो आप भी लायबल होंगे रैश ड्राइविंग के लिए। तो यहाँ मेन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो क्वेश्चन पे हम ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ऑप्शन से देखेंगे, इसमें पूछा है सारा इज लायबल फॉर नेग्लिजेंस, मतलब हम ऑप्शन से ये चेक कर सकते हैं कि ये नेग्लिजेंस का क्वेश्चन है। अब नेग्लिजेंस क्या होता है, नेग्लिजेंस का मीनिंग होता है, अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे आप तो केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मतलब आप केयरलेस हैं, लापरवाह हैं। तो यहां पूछा है कि सारा इज लायबल, मतलब सारा इज लायबल फॉर नेग्लिजेंस, मतलब सारा यहां केयरलेस थी, या बोथ आर लायबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब मैं समझाऊंगा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है। तो या दोनों लायबल हैं, जैक भी लायबल है नेग्लिजेंस के लिए, क्योंकि वो भी बिना केयर किए हुए खूब तेज घोड़ा दौड़ा रहा था। तो यहां देखें इट एन एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन से रिलेवेंट ही नहीं है कि एक्सीडेंट है। उसमें पूछा कॉन्सिक्वेंसेस, तो कॉन्सिक्वेंसेस इसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अलग होती है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन हमारा मेन है नेग्लिजेंस पे फोकस। तो नेग्लिजेंस मतलब केयरलेसनेस हो गया। तो यहां पूछा है कि क्या सारा ही नेग्लिजेंस थी या जैक भी नेग्लिजेंट था। तो हम देखेंगे, आप खुद आप सोचिए, अगर एज अ रीजनेबल पर्सन सोचिए, प्रूडेंट पर्सन सोचें, तो यहाँ सारा तो नेग्लिजेंट थी पोल रखने में, लेकिन यहाँ जैक भी नेग्लिजेंट था। जैक को भी रात में देख के चलना चाहिए था कि कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे वो गिर सकता है। कोई पतली गली में घोड़ा तेज दौड़ाएगा तो उससे इंजरी हो सकती है उसको, तो वो भी नेग्लिजेंट था। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस वो चीज होता है जिसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोथ आर नेग्लिजेंट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोथ नेग्लिजेंट हो, मतलब जो केस फाइल कर रहा है, यहां जैसे सारा है और जैक है, तो जैक प्लेंटिफ हुआ, सारा डिफेंडेंट हुई। जैक ने उससे कंपनसेशन मांगा कि तुमने जो पोल रखा था उसकी वजह से मुझे चोट लगी है। तो यहां कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का क्वेश्चन है, ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोथ आर नेग्लिजेंट, दोनों लोग नेग्लिजेंट थे। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का पार्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, क्योंकि उसमें देखा जाए, आप खुद देखिए कि एक सारा थी, उसने पोल रखा, लेकिन जो जैक था, जैक भी घोड़े को गैलोपिंग करते हुए मतलब फुल स्पीड में लेके आ रहा था एक गली में। तो दोनों नेग्लिजेंट होंगे, दोनों नेग्लिजेंस के लिए लायबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंडो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द टॉर्ट ऑफ। अच्छा, इस पूछा है कि इन्वेंडो किस चीज में आता है, किस चीज के अंदर। तो इन्वेंडो एक तरह का डिफेमेशन है। आपको मैं समझाता हूं इन्वेंडो होता क्या है। इन्वेंडो में क्या होता है, कोई ऐसा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट या कोई ऐसा प्राइमा फेसी स्टेटमेंट जो प्राइमा फेसी में मतलब सामने से ये दिखे कि ये कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं है। जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है, आप लोग डार्क जोक्स करते हैं, डार्क जोक्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली किसी को रिफर करते हैं और डिफेमेटरी नेचर में होते हैं। उनकी जो लेटेंट मीनिंग होती है, जो लेटेंट मीनिंग होती है वो डिफेमेटरी होती है, डिफेमेटरी। लेकिन जो उसका प्राइमा फेसाई मीनिंग होता है, प्राइमा फेसाई बल्कि इनडायरेक्टली वो किसी को रिफर कर रहा होता है, उसे ही इन्वेंडो कहते हैं। तो इन्वेंडो किस चीज का पार्ट है, तो ये है डिफेमेशन का पार्ट। मेलिशियस का पार्ट नहीं है, एजॉल्ट का पार्ट नहीं है, एजॉल्ट तो एप्रीहेंशन वगैरह आ गया। ट्रेसपास का पार्ट नहीं है, ट्रेसपास तो अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू पे द मनी बिकॉज दे सेड दैट द फॉरेस्ट फायर वॉज। कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर की वजह से हम कंपनसेशन नहीं दे सकते।
अब फॉरेस्ट फायर की वजह से क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि फॉरेस्ट फायर जो है एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड, और ये ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है, ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। अब जो चीजें ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है उसके लिए कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, तो एक्ट ऑफ गॉड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट हैज बीन टेकन थ्रू। अब लॉ ऑफ टॉर्ट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका डेवलपमेंट हुआ कैसे? हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट एक सिविल लॉन्ग होता है जिसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं, और ये राइट इन रेम का वायलेशन होता है, हमने ऊपर पढ़ लिया। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट आया कैसे है? क्या कोई जुडिशियल डिसीजन से आया है, क्या इनएक्टमेंट से आया है, कस्टम से आया है, प्रेसिडेंट से आया है? तो कस्टम और प्रेसिडेंट क्या होते हैं? कस्टम कोई ऐसी चीज जो बहुत सालों से कंटिन्यूली चलती जा रही है उससे आया है, तो कस्टम से नहीं आया है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वो है कोई भी रूल या लॉ जो कोर्ट्स बनाती हैं, कोई भी कोर्ट अगर कोई रूल बनाती है उन्हें प्रेसिडेंट कहते हैं, तो प्रेसिडेंट से भी नहीं आया है। नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजन। तो जुडिशियल डिसीजन जो है, जुडिशरी जो थी, जो मेन लॉ ऑफ टॉर्ट कॉमन लॉ से आया है, इंग्लिश लॉ से आया है, जिसके अंदर जुडिशरी जो मेन रोल प्ले करती थी, कोई एक्ट नहीं होता था, कोई इनएक्टमेंट नहीं होता था, जुडिशरी के पास क्वेश्चन जाते थे, वो उसके अकॉर्डिंग रूल बनाती थी, और जुडिशियल डिसीजन के अकॉर्डिंग ही उसको लाइबल या नॉट लाइबल किया जाता था। तो लॉ ऑफ टॉर्ट किससे आया है? जुडिशियल डिसीजन से। बहुत सारे जुडिशियल डिसीजन, बहुत सारे केसेस से। मेन लॉ ऑफ टॉर्ट केसेस से रिफर होता है, हर केस में अलग अलग चीजों को बताया गया है, हर केस में एसेंशियल्स को डिफाइन करा जाता है, हर चीज में डिफरेंट चीजों को सिंप्लीफाई किया जाता है। तो मेन आया है जुडिशियल डिसीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्ट इज अ स्पीसीज ऑफ। अब टॉर्ट किस चीज का स्पीसीज है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है क्रिमिनल लॉ। देखो क्रिमिनल लॉ नहीं है। क्रिमिनल लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि टॉर्ट इज द वायलेशन ऑफ सिविल लॉ, हम डिफिनेशन में पढ़ लेते हैं। टॉर्ट इज द वायलेशन ऑफ सिविल लॉ, ऑफ सिविल लॉ। अब सर अब आप पूछेंगे सर सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ वो रॉन्ग होते हैं जिसके लिए आपको कंपनसेशन दिया जाए, आपको पनिशमेंट ना दी जाए, जिसमें आपको कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन मतलब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, आपको पैसे दिए जाए, आपका कोई राइट वायलेट हुआ है उसके लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं कि आपका वो राइट वायलेट हुआ है इसलिए आपको कंपनसेशन दिया जा रहा है, कंपनसेशन। और ये क्या होगा? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगा, मतलब पहले से ये डिफाइंड नहीं होगा, पहले से फिक्स नहीं होगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है मतलब पहले से फिक्स नहीं था। और ये सिविल रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये प्राइवेट रॉन्ग है, ये पब्लिक रॉन्ग नहीं है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है। ये नहीं है कि आप पूरे स्टेट के अगेंस्ट कोई क्राइम कर रहे हैं। अब क्रिमिनल लॉ क्या होता है? जो स्टेट के अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट द स्टेट, और ये प्राइवेट रॉन्ग है। तो डिफरेंस क्या है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में? कि सिविल लॉ प्राइवेट रॉन्ग होता है, सिविल लॉ में कंपनसेशन दिया जाता है, वही क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? अगेंस्ट द स्टेट होता है, ये पब्लिक रॉन्ग होता है, पब्लिक रॉन्ग होता है। तीसरा है इसमें पनिशमेंट दी जाती है, सबसे वो इंपॉर्टेंट पनिशमेंट। जैसे हम आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी में हर जो भी क्रिमिनल लाइबिलिटी है उसमें सब में आपको पनिशमेंट, अगर आप थेफ्ट करते हैं, अगर आप मर्डर करते हैं, अगर आप उसमें क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं तो उसके लिए सब में पनिशमेंट है। तो टॉर्ट किस चीज का स्पीसीज है? क्रिमिनल लॉ का नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग, राइट इन पर्सोनम का वायलेशन है। सिविल लॉ, सिविल लॉ हम देखेंगे, सिविल लॉ आंसर होगा टॉर्ट इज द स्पीसीज ऑफ सिविल लॉ। मोरल लॉ क्यों नहीं? क्योंकि मोरल लॉ इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। मोरल तो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कोई रिलीजियस चीज वो भी मोरल हो जाएगी, या कोई सोसाइटी सही कहे उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ डैश ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय द लॉ। अब ये जो लिखा हुआ है ये समझ लीजिए टॉर्ट की डिफिनेशन है। तो टॉर्टियस लाइबिलिटी कब अराइज होती है? जब आपकी कोई लीगल ड्यूटी हो, आपकी कोई लीगल ड्यूटी फिक्स की गई है लॉ के द्वारा और आपने उस लीगल ड्यूटी को नहीं माना है, तो उसे ही कहते हैं टॉर्टियस लाइबिलिटी। लेट सपोज आपकी लीगल ड्यूटी थी कि आप किसी के ट्रेसपास ना करें, किसी के जमीन के अंदर, किसी के लैंड के अंदर इंटर ना करें बिना परमिशन के, लेकिन आप इंटर कर गए, तो आप किस चीज के वाले से ट्रेसपास के लिए, टॉर्ट्स के लिए लाइबल होंगे। तो टॉर्ट इज द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। कोई भी लीगल ड्यूटी आपके ऊपर फिक्स की गई है, जो लीगल ड्यूटी थी कि ट्रेसपास ना करें या न्यूसेंस ना करें या डिफेमेशन ना करें, और आपने उसको ब्रीच किया है, तो उसको क्या होगा?
उसके क्या होगा, टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, लीगल ड्यूटी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट हैज टेकन थ्रू। वही क्वेश्चन आ गया फिर से कि लॉ ऑफ टॉर्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो मैंने बताया अभी कि केसेस बाय केसेस हुआ है। तो केसेस कहां से आते हैं, जुडिशियल डिसीजन से। तो बहुत सारे केसेस मैं बता सकता हूं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में अगर डिफाइन करने लगे, जैसे सबसे पहला केस अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का देख ले, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर, लेंस वर्सेस फ्लेचर, इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को डिफाइन किया था। ऐसे हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड, ब्रुकलैंड ऑटो कार रेसिंग, इसमें डिफाइन किया था वॉलंटी नॉन फिट इंजीरिया को। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें डिफाइन किया जाता है टॉर्ट्स को। टॉर्ट्स को बताया गया है कि कैसे इस चीज में आया है, कैसे टॉर्टियस लायबिलिटी के लिए लाइबल होगा। ठीक है, तो कहाँ डेवलपमेंट ऑफ टॉर्ट किससे हुआ है, जुडिशियल डिसीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस टू टॉर्टियस लायबिलिटी। कौन सा टॉर्टियस लायबिलिटी का डिफेंस नहीं है। देखो बहुत सारे टॉर्टियस लायबिलिटी जब आपके ऊपर अराइज होती है तो आपको बहुत सारे डिफेंस दिए गए हैं टॉर्ट्स के अंदर। आप उन टॉर्ट्स के डिफेंस को लेके अपने आप को बता सकते हैं कि मैं इसलिए लायबल नहीं हूं क्योंकि मुझे ये डिफेंस के अंदर मैं फॉल कर रहा हूं। जैसे डिफेंस होता है एक्ट ऑफ गॉड, कोई एक्ट ऑफ गॉड हुआ है उसमें उसमें आप डिफेंस ले सकते हैं। या कोई वॉलंटी नॉन फिट इंजीरिया कि किसी ने पर्सन ने कंसेंट दी थी, तो इसमें ये कर सकते हैं कंसेंट। अगर कोई पर्सन कंसेंट दे रहा है उस चीज के लिए तो आप लायबल नहीं होंगे। या नेसेसिटी थी, वो चीज जरूरी थी। या स्टेचुटरी अथॉरिटी था, जो स्टेचुटरी अथॉरिटी जैसे पुलिस वगैरह, वो अगर कोई वर्क कर रही है उनसे कोई टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज हो रही है तो वो डिफेंस ले सकती हैं कि हमने स्टेचुटरी अथॉरिटी को वर्क करने के लिए किया, सरी अथॉरिटी। तो ऐसे बहुत सारे डिफेंस दी जाती है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा डिफेंस नहीं है टॉर्टियस लायबिलिटी का। तो सबसे पहले मैंने एक्ट ऑफ गॉड बता ही दिया। तो एक्ट ऑफ गॉड भी डिफेंस है। अगर एक्ट ऑफ गॉड होता है, कोई भी फ्लड या अर्थक्वेक आता है तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड था। इनएविटेबल एक्सीडेंट, जिसको हम रोक ही नहीं सकते थे जिस एक्सीडेंट को, जैसे लेट सपोज आपके गाड़ी चला रहे थे, आपका ब्रेक फेल हो गया तो ये इनएविटेबल था, तो आप उस एक्सीडेंट को रोक ही नहीं सकते। आपने सारे केयर एंड कॉशन लिए थे, रीजनेबल पर्सन जो लेता है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया, उसे क्या कहते हैं, इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो ये भी डिफेंस है, ये भी सही होगा। लैक ऑफ मेंस रिया, अब लैक ऑफ मेंस रिया यहाँ पे है, ये आप ये गलत समझ लेंगे, आंसर इसका नहीं है। ये दोनों सही, ये मतलब डिफेंस में आएंगे। लैक ऑफ मेंस रिया, अब यहाँ पे मैं समझाऊं आपको, दो तरह की चीज होती है, एक्टस रियस, मेंस रिया, जैसे कि मैंने लीगल मैगजीन से मैं आपको समझाया था। तो इसमें लैक ऑफ मेंस रिया लिखा हुआ है। तो मेंस रिया मतलब होता है गिल्टी माइंड, मतलब होता है गिल्टी माइंड, मतलब गिल्टी इंटेंशन। आपका गिल्टी इंटेंशन था किसी को किसी काम करने के लिए। अगर आप क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर जाएंगे तो वहां दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। गिल्टी एक्ट तो होना चाहिए, फिर गिल्टी माइंड भी होना चाहिए कि गिल्टी इंटेंशन था, बैड इंटेंशन था उस काम को करने के लिए। अगर आपसे गलती से कोई चीज हो जाती है क्रिमिनल में, आप लायबल नहीं होंगे। लेकिन वहीं आप टॉर्टियस लायबिलिटी में देखें तो आप गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन का कोई रेफरेंस नहीं है, रिलेवेंस है ही नहीं है। आप अगर कोई एक्ट कर रहे हैं, गिल्टी एक्ट कर रहे हैं टॉर्टियस लायबिलिटी के अंदर, तो आप टॉर्ट के लिए लायबल होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने गलती से किया, मेरा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन इररिलेवेंट है। तो आंसर क्या होगा, कौन सा डिफेंस नहीं है, लैक ऑफ मेंस रिया। नेसेसिटी डिफेंस है, मैंने बता दिया कि नेसेसिटी भी डिफेंस आता है, इनएविटेबल एक्सीडेंट भी डिफेंस आता है, कंसेंट भी डिफेंस है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी डिफेंस है, ऐसे और भी बहुत सारे डिफेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्ट ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी कन्फर्ड बाय लॉ इज नोन एज। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने उसमें लीगल टर्म्स में क्लियर करा दिया था। तो इस क्वेश्चन का मतलब देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि एक्ट ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी कन्फर्म्ड बाय लॉ। इस क्वेश्चन में यह है कि अगर कोई भी अथॉरिटी है वो अपने पावर को अब्यूज करती है, जो कन्फर्म बाय लॉ है, मतलब लॉ ने उसको दिया है उस पावर को, और उसको अब्यूज करती है, तो उसको क्या कहते हैं। देखो मेलफिजेंस क्या होता है, मेलफिजेंस मतलब होता है कोई भी बैड या अनलॉफुल एक्ट बाय अथॉरिटी, अनलॉफुल एक्ट बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लिख सकते हैं, अथॉरिटी लिख सकते हैं, जो लॉ ने दी है पावर, उसको अनलॉफुली करना। मिसफिजेंस क्या होता है, मिसफिजेंस मतलब होता है कोई भी लॉफुल एक्ट किया लेकिन अनलॉफुल मींस के थ्रू किया, लॉफुल एक्ट थ्रू अनलॉफुल मींस, अनलॉफुल मींस।
नेक्स्ट ऑप्शन है नॉन फिजेंस। नॉन फिजेंस का मतलब होता है फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट, फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट कन्फर्म्ड बाय लॉ। कोई लॉ ने कहा कि ये एक्ट करना है लेकिन आपने ओमिशन किया, वो एक्ट नहीं किया, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन फिजेंस। तो एब्यूज ऑफ अथॉरिटी कन्फर्म्ड बाय लॉ को क्या कहेंगे? मैलफिजेंस। मतलब कोई अनलॉफुल एक्ट किया किसी अथॉरिटी ने, उसके पावर को, अपने पावर को अब्यूज किया, तो उसको कहते हैं मैलफिजेंस। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेग्लिजेंस इज। नेग्लिजेंस क्या है? पहला ऑप्शन दिया है टॉर्ट है, दूसरा है क्राइम, तीसरा है टॉर्ट एंड क्राइम बोथ, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो बिल्कुल इररिलेवेंस है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए नेग्लिजेंस टॉर्ट है, मैंने जैसे बताया कि अगर कोई आप केयरलेसनेस करते हैं टॉर्ट के अंदर, तो वो टॉर्ट के लाइबिलिटी के अंदर आएगा। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस करते हैं जो कि आईपीसी के अंदर डिफाइंड है, जैसे लेट सपोज आप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं, आप कार बहुत फास्ट चलाते हैं, जो स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा चलाते हैं, तो उसको उसमें वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आएगा, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और कोई जैसे हमने सारा वाला एग्जाम वो क्वेश्चन किया है, तो सारा ने जो किया वो टॉर्ट में आएगा, वो सिविल नेग्लिजेंस था, वो टॉर्टियस नेग्लिजेंस है। तो टॉर्ट भी है क्राइम भी है, तो ऑप्शन क्या होगा? दोनों करेक्ट होंगे, तो हमें सी ऑप्शन दिया है बोथ, टॉर्ट एंड क्राइम, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज से लॉ ऑफ टॉर्ट डील करता है? अब हमने ये भी देख लिया टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट कैसे होता है, टॉर्टियस लाइबिलिटी कब अराइज होती है। अब क्या क्या टॉर्ट के अंदर आता है, क्या चीज करेंगे तो आप टॉर्ट के लिए लायबल होंगे। तो पहला मैंने बताया डिफेमेशन। डिफेमेशन कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट देते हैं जिससे रेपुटेशन हार्म होती है, उसे कहते हैं डिफेमेशन, वो भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। नेग्लिजेंस, आप केयरलेसनेस हैं, केयरलेस करते हैं, कोई भी एक्ट करने में लापरवाही करते हैं, तो उसमें भी आप लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए लायबल होंगे। फॉल्स इंप्रिजमेंट, किसी पर्सन को आप फॉल्सली इंप्रिजन करके बंद करके रखते हैं, कन्फाइनमेंट में रखते हैं, तो भी लायबल होंगे टॉर्ट के लिए। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबव। लॉ ऑफ टॉर्ट्स तीनों चीज से डील करता है, और भी इसमें न्यूसेंस है और बहुत सारी लाइबिलिटी अराइज होती है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। अब हमारे फैक्ट एंड प्रिंसिपल के क्वेश्चंस आ गए हैं। अब आपको ये सब क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं, लेकिन ये बहुत इजी होते हैं अगर आप फैक्ट प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ लिए, फिर उससे फैक्ट पे अप्लाई कर दिए। सिंपल आपको फैक्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ है और फैक्ट दिया हुआ है, बस प्रिंसिपल को आपको फैक्ट के ऊपर अप्लाई करना है, फिर आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन दो सही हो सकते हैं, या एक सही हो सकता है, या दो भी सही हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है जो प्रिंसिपल से रिलेट कर रहा हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। प्रिंसिपल में क्या दिया हुआ है? इन अ सिविल एक्शन फॉर अ डिफामेशन, ट्रूथ ऑफ द डिफामेटरी मैटर, ट्रूथ ऑफ द डिफामेटरी मैटर इज एन एब्सोल्यूट डिफेंस। मतलब सिविल एक्शन अगर डिफामेशन का होता है तो उसमें अगर कोई बात आपने सच बोली है तो वो एब्सोल्यूट डिफेंस है, वो आप डिफेंस ले सकते हैं कि मैंने वो बात सच बोली थी इसलिए डिफेमेशन नहीं है। हाउएवर द बर्डन ऑफ प्रूविंग द ट्रूथ इज ऑन डिफेंडेंट एंड ही इज लायबल फॉर इफ ही डज नॉट सक्सेसफुली डिस्चार्ज दिस बर्डन। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे? जिसने डिफामेटरी स्टेटमेंट दिया है, जिस डिफेंडेंट ने डिफामेटरी स्टेटमेंट दिया है, कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो किसी के रेपुटेशन को हार्म कर रहा है और उसने उसको स्यू किया है डिफामेशन के लिए, तो उसके ऊपर ये बर्डन है कि वो बताए कि वो ट्रूथ है। और अगर वो बता नहीं पाता है तो वो अपने आप को डिफामेशन से हटा नहीं सकता कि मैंने डिफामेटरी स्टेटमेंट दिया, और उस डिफामेशन के लिए लायबल होगा। फैक्ट क्या है? डी हु वाज द एडिटर ऑफ अ लोकल वीकली published a series of articles mentioning that T, who was government servant, issued a false certificates, accepted bribe, adopted corrupt and illegal means to mint money and was mischief monger. T brought a civil action. अब यहाँ T नहीं होगा, यहाँ P नहीं होगा, यहाँ T होगा, ये बाय मिस्टेक लिख गया है। T brought a civil action against D, who could not prove the facts published by him. देखो यहाँ मेन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट थिंग है। अंडर द सर्कमस्टांसेस विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशंस इज करेक्ट। अब इसमें कहा है डी एक पर्सन था, डी एक पर्सन था जो न्यूज़पेपर में काम करता था, वो वीकली न्यूज़पेपर को पब्लिश करता था। एक पर्सन था टी, टी जो गवर्नमेंट सर्वेंट था। कौन था? गवर्नमेंट सर्वेंट। इसने डी ने इसके अगेंस्ट बहुत सारे डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिखे वीकली न्यूज़पेपर में, जैसे कि वो मिसचीफ है, वो करप्ट है, उसने ब्राइब लिया है, तो ये सब डिफेमेटरी स्टेटमेंट में आएगा। फिर जब उसने वो पब्लिश कर दिया, डी ने इसको पब्लिश किया इस स्टेटमेंट को वीकली न्यूज़पेपर में, तो टी ने इसको लायबल कर दिया कि तुमने डिफेमेशन किया है। टी ने क्या किया? स्यू कर दिया
sue फॉर डिफामेशन। अब जैसे डिफामेशन के लिए sue किया, अब इसमें पूछा है, जैसे हमें प्रिंसिपल दिया गया है कि अगर डी ये प्रूफ कर देता है कि टी के अगेंस्ट जो भी उसने लिखा है, जो पब्लिश किया है वो सच था, ट्रुथ था, जो पब्लिश किया है वो ट्रुथ था, तो डी लायबल नहीं होगा। लेकिन यही देख लो, फैक्ट्स के अंदर लिखा हुआ है नॉट प्रूफ द फैक्ट्स पब्लिश बाय हिम, जो पब्लिश किया था उसने फैक्ट्स वो प्रूफ नहीं कर पाया। तो आप बताइए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि प्रिंसिपल में जब दिया है कि अगर वो पब्लिश जिस चीज को किया वो ट्रुथ प्रूफ नहीं कर पाता तो डिफेमेशन के लिए लायबल होगा, तो आप बताइए यहां वो प्रूफ नहीं कर पाया तो लायबल होगा नहीं होगा? तो सिंपल है कि वो लायबल होगा। तो ए ऑप्शन देखते हैं, डी वुड बी लायबल सिंस ही कुड नॉट प्रूव द फैक्ट्स पब्लिश्ड बाय हिम। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसने वो प्रूफ नहीं कर पाया इसलिए वो लायबल होगा। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्या पता इससे अच्छा ऑप्शन हो, डी वुड नॉट बी लायबल। अब डी वुड नॉट बी लायबल तो ये वैसे ही कट जाएगा, लायबल नहीं है तो हम पहले इस ऑप्शन को कट कर देंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें बता दिया है प्रिंसिपल से कि ये लायबल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, डी वुड नॉट बी लायबल एज मीडिया कुड पब्लिश एनीथिंग। मीडिया कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकती, ये भी ऑप्शन नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल एंड फैक्ट का। ये देखिए एसेंशियल्स इसमें दिए हुए हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। ट्रेसपासिंग टू चैटल्स, गुड्स और पर्सनल प्रॉपर्टी। चैटल्स को क्या कहते हैं? गुड्स या पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई भी गुड्स हो उसको कहते हैं चैटल। इज एन इंटेंशनल इंटरफेरेंस with the possession of personal property possibly causing harm। ट्रेसपासिंग टू गुड्स क्या होता है, ट्रेसपासिंग टू चैटल्स क्या होता है? वो है इंटेंशनल इंटरफेरेंस। अगर कोई पर्सन इंटेंशनल इंटरफेरेंस करता है तो उसे ही ट्रेसपासिंग कहते हैं, ट्रेसपासिंग टू गुड्स कहते हैं, और उससे कोई हार्म कॉज हुआ है। अब इसके इसेंशियल्स भी देखे हैं कि उसके इसेंशियल्स क्या होंगे ट्रेसपासिंग टू चैटल्स को। इसेंशियल देयर आर 3 एलिमेंट। लैक ऑफ कंसेंट, सबसे पहला है कि लैक ऑफ कंसेंट इन द इंटरफेरेंस विद द प्रॉपर्टी, मतलब कंसेंट नहीं दी गई थी। बी द इंटरफेरेंस विद द प्रॉपर्टी मस्ट बी रिजल्ट इन एक्चुअल हार्म, मतलब एक्चुअल हार्म होना चाहिए। फिर द इंटरफेरेंस मस्ट बी इंटेंशनल होना चाहिए। तो 3 एसेंशियल्स हैं ट्रेसपास टू चैटल्स के लिए। हम सिंपली इसको इधर लिख देते हैं, ट्रेसपास टू चैटल्स। चैटल्स के 3 एसेंशियल दिए हुए हैं। पहला है लैक ऑफ कंसेंट, लैक ऑफ कंसेंट। सेकेंड दिया हुआ एक्चुअल हार्म, एक्चुअल हार्म। जो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें अपना कुछ भी यूज नहीं करना है, हमें अपनी नॉलेज फैक्ट्स में कुछ भी। आप सिंपैथी, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसपे सिंपैथी हो, इमोशनल हो, तो आपको इमोशनल नहीं होना है, जैसे प्रिंसिपल दिया हो उसी को फैक्ट पे अप्लाई करना है। तो एक्चुअल हार्म। थर्ड है इंटेंशनल होना चाहिए। अब सिंपली हमने इसको तोड़ दिया। अब आप ब्रेक कर लेते हैं जब इसेंशियल्स को, तो आसान हो जाता है आपको फैक्ट को सॉल्व करना। तो फैक्ट है, राजेश लेफ्ट हिज लॉग बुक ऑन हिज डेस्क इन द ऑफिस। हिज कलीग नरेश, तो 2 लोग हैं राजेश और नरेश, saw it lying there and thought he would take it and cross check the records. Even though it belonged to Rajesh, while checking the records, Naresh accidentally spilled ink on the logbook and it was damaged to a great extent. It was only copy Rajesh had. अब यहाँ क्या हुआ, राजेश एक पर्सन था जो ऑफिस में काम करता था, उसका एक फ्रेंड था नरेश। तो नरेश ने क्या किया, जब राजेश की बुक रखी हुई थी लॉग बुक, उसने नरेश ने जाके उसको ओपन की ताकि वो रिकॉर्ड देख सके, और एट द टाइम ऑफ सीइंग दैट रिकॉर्ड्स ही स्पिल्ड इंक ऑन दैट बुक। अब इंक गिर गई तो वो लॉग बुक खराब हो गई, तो उसको क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि फैक्ट कैसे प्रिंसिपल से हम ले गए। तो इसमें ये आगे पूछा होगा कि ये राजेश किस चीज के लिए, वो नरेश किस चीज के लिए लायबल होगा। तो हम पहले प्रिंसिपल से देखेंगे कि ये अप्लाई हो रहे हैं प्रिंसिपल की नहीं। पहला लैक ऑफ कंसेंट था, जब उसने बुक उठाई तो बिना पूछे बुक उठाई, तो लैक ऑफ कंसेंट है। सेकंड एक्चुअल हार्म हुआ उसको, जैसे कि वॉज डैमेज। अब यहाँ देखेंगे लॉग बुक एंड इट वॉज डैमेज, मतलब उसकी लॉग बुक जो है डैमेज हुई थी, तो एक्चुअल हार्म भी हुआ। तो पहला एसेंशियल मीट कर रहा है, सेकंड एसेंशियल भी मीट कर रहा है। इंटेंशनल था या नहीं था, तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो इंटेंशनली गया था, उसने खुद जाके चेक किया, तो इंटेंशनल भी था। तो तीनों कंसेंट ट्रेसपास टू चैटल के तीनों एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं। तो हम ऑप्शंस चेक करेंगे। अब राजेश मिस यू नरेश फॉर ट्रेसपास टू चैटल
एज ही इंटेंशनली इंटरफेयर्ड विद हिज प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट एंड कॉज्ड हार्म टू इट। देखो तीन एसेंशियल्स यहाँ दे दिए कि राजेश जो है नरेश को सू कर सकता है ट्रेसपास टू चैटल्स के लिए, क्योंकि उससे जो इंटेंशनल इंटरफेरेंस था और विदाउट कंसेंट हुआ था और हार्म भी कॉज हुआ। तो तीनों एसेंशियल्स यहाँ पूरे हो रहे हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। राजेश may sue Naresh for trespass to chattel, but Naresh will not only be responsible for taking the logbook and not spilling ink। अब नरेश ही लाइबल नहीं होगा, ये तो इररिलेवेंट है, क्योंकि यहाँ हमें नरेश को ही लाइबल करना है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। राजेश may not sue Naresh for trespass to chattel as the logbook was a common office document। कॉमन ऑफिस डॉक्यूमेंट नहीं था, वो उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट था, पर्सनल प्रॉपर्टी थी और उसको हार्म भी हुआ। फिर राजेश may not sue Naresh for trespass to chattel as no actual harm sued for this action। देखो यहाँ may not sue आ गया तो ये पहले ही गलत हो गया, sue नहीं कर सकता, तो ये भी तीनों गलत हो गए। यहाँ क्या होगा, राजेश sue कर सकता है नरेश को trespass to chattel के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ है पहले, अ पर्सन्स इंडिविजुअल वेलफेयर शैल इन केसेस ऑफ नेसेसिटी यील्ड टू दैट ऑफ कम्युनिटी एंड दैट हिज प्रॉपर्टी liberty and life shall under certain circumstances be placed in jeopardy or even sacrificed for the public good। यहाँ मेन इसका समझाने का मतलब, इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अगर कोई चीज नेसेसिटी के लिए की जाए तो नेसेसिटी का एक रूल है टॉर्ट में कि नेसेसिटी नोज नो लॉ। अगर कोई चीज जरूरी है उस टाइम को करने के लिए तो आप किसी के पर्सन के पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लाइफ को जियोपार्डी के अंदर रख सकते हैं। जियोपार्डी मतलब डेंजर, डेंजर के अंदर रख सकते हैं और सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं पब्लिक गुड के लिए। यहाँ ये रूल दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है कि आप नेसेसिटी के अंदर किसी भी पर्सन की लाइफ, प्रॉपर्टी या उसके राइट्स, प्रॉपर्टी के राइट्स भी, लिबर्टी को आप जियोपार्डी के अंदर रख सकते हैं, डेंजर में रख सकते हैं। तो आप फैक्ट देखते हैं। फैक्ट क्या दिया हुआ है, अनीता एंड सुमीता आर नेबर्स। सुमीता हाउस वॉज ऑन फायर, so she trespassed onto the Anita's property to draw water from the latter's well to do use of the fire। use of, यहाँ use of fire नहीं, extinguish the fire होगा, extinguish the fire। तो यहाँ बताया कि अनीता और सुमीता नेबर थी। सुमीता के घर में आग लग गई तो वो अनीता के घर में चली गई, कूद के चली गई और उसने जो अनीता के घर में जो वेल था उसमें से पानी निकाला आग बुझाने के लिए। तो आप खुद बताइए कि जब वो आग बुझाना था, आग लगी हुई थी, तो वो नेसेसरी थी आग बुझानी? तो हम यहाँ नेसेसिटी को ले सकते हैं एज अ डिफेंस। तो यहाँ बता सकते हैं कि अनीता जो घुसी वो नेसेसिटी थी उसके वहां से पानी लाके और फिर उसको आग बुझाने को। तो क्या अब ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, सुमीता इज लाइबल बिकॉज सी ट्रेसपास्ड इनटू द अनीताज प्रॉपर्टी। अब यहाँ कह दिया कि सुमीता लाइबल है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल में दिया हुआ है कि नेसेसिटी के अंदर आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, लिबर्टी और लाइफ को जियोपार्डी के अंदर रख सकते हैं, मतलब वो ट्रेसपास भी कर सकती थी उस टाइम। तो सुमीता लाइबल होगी, ये गलत आंसर होगा। सुमीता इज, सेकंड देखते हैं, सुमीता इज लाइबल बिकॉज सी डिड नॉट कॉल द फायर ब्रिगेड। अब वो नेसेसिटी था उस टाइम, आग लग गई तो जल्दी से आप पानी ढूंढेंगे उस आग को बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड तो कॉल करेंगे, फिर वो कब आएगा, वो अगर 10 मिनट लेट आए तो तब तक आप आग लगने नहीं देंगे। तो ही कॉल नॉट फायर ब्रिगेड एंड स्ट्रेट अवे जम्प्ड इनटू द अनीताज प्रॉपर्टी। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो फायर ब्रिगेड को कॉल बाद में करेगी, मतलब कर देगी, फिर तब तक जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आता है तब तक वो आग बुझाने के लिए सुमीता के वेल से पानी ले सकती है। फिर सुमीता इज नॉट लायबल बिकॉज देयर वाज अ नेसेसिटी। देखो ये जो ऑप्शन है ये नेसेसिटी की बात कर रहा है कि सुमीता किस लिए लायबल नहीं है, क्योंकि नेसेसिटी थी वहां। शी इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस डिफेंस। अब वो प्रोटेक्टेड है, अगर वो नेसेसिटी के अंदर ट्रेसपास भी कर देती है तो वो उसके लिए ट्रेसपास के लिए लायबल नहीं होगी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी है, सुमीता इज नॉट लायबल बिकॉज शी डिड नॉट इंटेंड टू कॉज एनी हार्म टू अनीताज प्रॉपर्टी एंड जस्ट टुक वाटर फ्रॉम द वेल। देखो ये ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट है लेकिन थोड़ा सा इनकरेक्ट भी है और इररिलेवेंट भी है कि उसने बस पानी लिया इसलिए उसको लायबल नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा, उसकी नेसेसिटी थी इसलिए लायबल नहीं। आप ऐसे ही अगर किसी के आग नहीं लगी है, ऐसे ही किसी के घर में जाके पानी ले लेते हैं तो आप ट्रेसपास के लिए लायबल होंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन इज एक्शनेबल। मतलब अगर किसी पर्सन के ऊपर आप इंटेंशनल फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्शनेबल है, मतलब वो एक्शन ले सकता है आप।
लेट सपोज ए एक पर्सन है, वो बी के अगेंस्ट इंटेंशनल फोर्स अप्लाई करता है या उसको थप्पड़ मार देता है, कुछ भी ऐसे इंटेंशनल फोर्स धक्का दे देता है, तो वो उसके लिए लायबल होगा, वो एक्शन ले सकता है, बी एक्शन ले सकता है ए के अगेंस्ट। तो अब फैक्ट देखते हैं, एफ एंड डी आर अननोन टू ईच अदर। अब एफ और डी पी एंड डी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। व्हेन पी इज अबाउट टू सिट ऑन अ चेयर, जब पी चेयर पे बैठने चला, डी इंटेंशनली पुट अवे एज अ रिजल्ट ऑफ विच पी फॉल्स ऑन द फ्लोर एंड इंजर्ड। अब यहां क्या हुआ, पी और डी एक दूसरे को नहीं जानते थे। पी जैसे चेयर पे बैठने चला, यहाँ पी की बात हो रही है, पी जैसे चेयर पे बैठने के चला और चेयर उसने खींच दी डी ने, और जैसे चेयर खींच दी तो वो गिर गया नीचे, तो उससे उसको चोट आ गई। तो इंटेंशनल एप्लीकेशन यहाँ देखो, अब इजेंशियल्स हम देखते हैं। इजेंशियल्स में पहला क्या है, इंटेंशनल था, इंटेंशनल था, इंटेंशनल होना चाहिए। सेकंड क्या है, पर्सन फोर्स को यूज करना चाहिए। तो दो इजेंशियल्स हमें दिख रहा है, तो यहाँ देखो इंटेंशनल है कि नहीं, यहाँ सिर्फ साफ साफ लिखा है डी इंटेंशनली पुल्स, तो इंटेंशनली उसने पुल किया, तो इंटेंशनल पहला इजेंशियल तो मीट कर रहा है। सेकंड, फोर्स यूज किया, उसने जब कुर्सी खींची तो फोर्स यूज किया, उससे एक्चुअल हार्म हुआ। तो इसमें लिखा है कि अगर कोई इंटेंशनल फोर्स यूज करता है तो वो लाइबल होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं अब, ए डी इज नॉट लाइबल एस पी इज नॉट सीरियसली इंजर्ड। अब यहाँ डी लाइबल नहीं होगा क्योंकि सीरियसली इंजर्ड नहीं है। यहाँ सिर्फ इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी लाइबल कर देता है, सीरियस इंजरी दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, डी इज लाइबल एज ही इंटेंशनली कॉज्ड इंजरी टू पी। देखो ये ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि डी ने इंटेंशनली हार्म कॉज किया पी को। डी इज नॉट लाइबल एज सच जोक्स आर कॉमन इन सोसाइटी। ये कोई जोक नहीं था, ये कोई इंटेंशनल एप्लीकेशन था, एक दूसरे को नहीं जानते थे, उसमें लिखा हुआ है। डी इज नॉट लाइबल एज द इंजरी इज नॉट डायरेक्टली कॉज। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो, इंजरी कॉज हुई है तो उसके लिए लाइबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कंसेंट इज अ गुड डिफेंस इन अ सिविल एक्शन फॉर टॉर्ट बट द एक्ट शुड बी द सेम फॉर विच कंसेंट वॉज गिवन। कंसेंट जो है, और मैंने ऊपर बताया कि कंसेंट एक गुड डिफेंस होता है। अगर आपने टॉर्ट पढ़ेंगे तो टॉर्ट में कंसेंट जो है एक गुड डिफेंस होता है। मतलब अगर किसी पर्सन ने आपको कंसेंट दी थी और उससे कोई उसको इंजरी होती है तो वो आप डिफेंस ले सकते हैं कि उसने पहले कंसेंट दी थी फिर उसको इंजरी हुई है। तो ये देखते हैं फैक्ट क्या दिया हुआ है। बी वॉज फॉर्मली इन्वाइटेड बाई ए टू हिज हाउस। बी आफ्टर सिटिंग फॉर सम टाइम इन द ड्राइंग रूम मूव टू द बेडरूम ऑफ द हाउस। ए sued बी फॉर ट्रेसपासिंग। देखो बी ने ए को बुलाया अपने घर पे, बी ने अपने घर पे ए को बुलाया। ए पहले ड्राइंग रूम के अंदर बैठा था, ए जो है ड्राइंग रूम के अंदर बैठा था, बैठाया, इधर बेडरूम था। जैसे फिर थोड़ी देर बाद ए ड्राइंग रूम से बेडरूम में चला गया। तो आपने कंसेंट, यहाँ कंसेंट डिफेंस है सिविल टॉर्ट के लिए, लेकिन यहाँ कंसेंट आपने ड्राइंग रूम की दी थी, आपने घर में बुलाया है किसी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे घर में घूम सकते हैं। उसका मतलब ये आप जहाँ स्पेसिफिक जगह उसने बैठाया है वहीं आप बैठ सकते हैं, वहीं आप रह सकते हैं। तो अगर आप इससे बाहर कहीं जाते हैं, किसी और रूम में किसी और चीज छूते हैं या कुछ और चीज कर देते हैं, तो आप ट्रेसपास के लिए लायबल होंगे। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, बी हैज इंटरफेयर्ड विथ प्राइवेसी ऑफ ए। प्राइवेसी का केस ही नहीं है, जब हमारा प्रिंसिपली प्राइवेसी से रिलेटेड नहीं है तो हम इस ऑप्शन को ही कट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, बी हैज कमिटेड नो ट्रेसपास एज ही इंटर्ड द हाउस विद एज कंसेंट। देखो यहाँ ट्रेसपास के लिए लाइबल किया था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ट्रेसपास के लिए लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसने कंसेंट दी थी। कंसेंट दी थी, अपने कमरे में आने की नहीं दी थी, बेडरूम में आने की नहीं दी थी, वहां ड्राइंग रूम की दी थी। तो ये भी लाइबल मतलब यहाँ ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी हैज ऑफेंडेड ए बाय मूविंग टू बेडरूम। यहाँ ऑफेंड की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ लाइबिलिटी की बात हो रही है कि ट्रेसपास के लिए लाइबल होगा कि नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, बी हैज कमिटेड ट्रेसपास एज देयर वाज नो कंसेंट ऑफ ए फॉर एंट्री इन द बेडरूम। देखो देयर वाज नो कंसेंट, बेडरूम में जाने की कंसेंट नहीं थी, तो कंसेंट का डिफेंस नहीं ले सकता वो। तो बी विल बी हेल्ड लाइबल फॉर ट्रेसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ पर्सन इज सेड टू हैव कमिटेड असॉल्ट व्हेन एन एप्रीहेंशन जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिए। एप्रीहेंशन इज कॉज्ड इन द माइंड ऑफ अ पर्सन दैट ही इज अबाउट टू यूज फिजिकल फोर्स अगेंस्ट हिज बॉडी। मतलब उसके अंदर एप्रीहेंशन होना चाहिए। अब असॉल्ट के हम एसेंशियल यहीं से लिख लेते हैं कि असॉल्ट के एसेंशियल क्या दिए हुए हैं प्रिंसिपल के अंदर। पहला एप्रीहेंशन होना चाहिए। एप्रीहेंशन किस चीज का एप्रीहेंशन? फिजिकल फोर्स का, फिजिकल फोर्स का।
फिजिकल फोर्स। थर्ड, और यहाँ ये भी है कि जो एप्रीहेंशन होना चाहिए वो इंस्टेंट होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए। ये एजॉल्ट के एसेंशियल्स होते हैं। और उसके माइंड में जो सामने वाले जिसके अगेंस्ट आप एजॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके सामने वाले के माइंड में ये एप्रीहेंशन हो जाए। आपको मैं सिंपली समझाता हूँ एजॉल्ट क्या होता है। अगर आप किसी पर्सन के माइंड में एप्रीहेंशन ऑफ फिजिकल फोर्स क्रिएट कर देते हैं, आप फियर क्रिएट कर देते हैं कि आप फिजिकल फोर्स यूज कर सकते हैं, आपने एक्चुअल फोर्स अभी तक यूज किया नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं फ्यूचर में, तो आप एजॉल्ट के लिए लायबल होंगे। मतलब यहाँ एक्चुअल फोर्स यूज नहीं होता है, यहाँ सिर्फ एप्रीहेंशन ऑफ एक्चुअल फोर्स होना चाहिए। अब हम फैक्ट देखते हैं। A abuses B while he was sitting in a moving train by aggressively shaking his fists when B was standing on a railway platform at a distance. A जो है B को पहले अब्यूज करता है। A ट्रेन के अंदर रहता है जब ट्रेन मूव कर रही होती है, और B जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर रहता है। तो जब A सामने से निकल रहा होता है तो B को पहले अब्यूज करता है, फिर अपना फिस्ट दिखाता है। देखिए, शेकिंग हिज फिस्ट, अपना फिस्ट दिखाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, डराता है उसे, एप्रीहेंशन ऑफ फियर देता है। While standing on the platform, जब भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता है। तो यहाँ पूछिए लाइबिलिटी क्या होगी, वो एजॉल्ट के लिए लायबल होगा नहीं होगा। तो देखिए एजॉल्ट के अंदर हमने देखा है एप्रीहेंशन ऑफ फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स का एप्रीहेंशन होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ फिजिकल फोर्स का एप्रीहेंशन कहीं से दिख नहीं रहा है। आपसे मैं पूछता हूं, अगर आप खड़े होते प्लेटफॉर्म के ऊपर और वहां ट्रेन से कोई जा रहा हो तो आपको फिस्ट दिखाते हो, क्या आप डर जाते? ऑब्वियसली नहीं डरते, क्योंकि वो एक्चुअल फोर्स आपको यूज नहीं कर सकता, वो बहुत दूर पे है। एक तो सबसे पहले दूर है, ऊपर से कोई लिंक नहीं है आपके दोनों के बीच। वो जा रहा है मूविंग ट्रेन से, वो उतर नहीं सकता मूविंग ट्रेन से। तो यहाँ एप्रीहेंशन ऑफ फोर्स हुआ ही नहीं है, तो एजॉल्ट नहीं होगा। तो हम ऑप्शन देखेंगे। आप ए कॉज्ड एप्रीहेंशन ऑफ एजॉल्ट इन द माइंड ऑफ बी। यहाँ एप्रीहेंशन ऑफ एजॉल्ट बताया है कि होगा, नहीं होगा क्योंकि उसको फियर हुआ ही नहीं। ए हैज कमिटेड एजॉल्ट अगेंस्ट बी, ये भी नहीं होगा, एजॉल्ट नहीं क्रिएट किया है। ए हैज नॉट कमिटेड एजॉल्ट, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ने एजॉल्ट कमिट नहीं किया है क्योंकि एप्रीहेंशन ऑफ फोर्स, फिजिकल फोर्स हुआ ही नहीं, आप डरे ही नहीं तो एजॉल्ट हुआ ही नहीं। ए हैज कॉज्ड फियर ऑफ एजॉल्ट इन द माइंड ऑफ बी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेमेशन इज अ पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट which tends to lower the reputation of a person in the estimation of other members of the society generally। तो डिफेमेशन क्या होता है? कोई ऐसा पब्लिकेशन स्टेटमेंट का, किसी भी स्टेटमेंट का या डिफेमेटरी स्टेटमेंट का पब्लिकेशन हो और वो लोअर करे रेपुटेशन को, मतलब उसके रेपुटेशन को हार्म करे। तो हम यहाँ डिफेमेशन के एसेंशियल देखते हैं। डिफेमेशन सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पब्लिकेशन होना चाहिए, पब्लिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है लोअर द रेपुटेशन, मतलब हार्म्स द रेपुटेशन, हार्म्स रेपुटेशन। तो यहाँ पे दो एसेंशियल दिए हुए हैं कि डिफेमेशन के लिए पहला तो पब्लिकेशन होना चाहिए स्टेटमेंट का, दूसरा जो रेपुटेशन को हार्म करना चाहिए। अब हम फैक्ट्स को देखते हैं। ए राइट्स अ हाईली ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी लेटर, ए राइट्स अ हाईली ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी लेटर अबाउट बी एंड सेंड दिस डायरेक्टली टू बी इन ए सील्ड कवर। ए जो है डेरोगेटरी स्टेटमेंट लिखता है लेटर में, फिर बी को भेज देता है। तो आप बताइए कि अगर कोई पर्सन, मैं आपको कोई चीज लिख के भेज रहा हूं तो ये हमारे और आपके बीच में है, सील्ड कवर में है, तो आप ये तो पब्लिकेशन हुआ नहीं। पब्लिकेशन मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज को करना या पब्लिकली किसी चीज को, किसी स्टेटमेंट को देना। तो यहाँ पब्लिकेशन हुआ ही नहीं, आपने लेटर में लिख के भेजा तो वो मेरे और आप तक कन्फाइंड है। तो यहाँ जो ए ने लिख के भेजा बी को, वो एक लेटर में था, तो वो उसका पब्लिकेशन हुआ ही नहीं, तो वो डिफेमेशन के लिए लायबल ही नहीं होगा। जो फर्स्ट एसेंशियल है डिफेमेशन का, वही पूरा नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, ए इज लायबल टू बी for defamation as letter is highly offensive and derogatory and is directly sent to B। देखो यहाँ डिफेमेशन के लिए लाइबल कर रहा है, लेकिन हमने एसेंशियल से देखा कि डिफेमेशन के लिए लाइबल नहीं होगा। A is liable to B for defamation since there is no publication। देखो A is not liable for B for defamation since there is no publication to any other person in whose estimation the reputation of the B could be brought down। अब यहाँ ये भी लिखा था कि रेपुटेशन जो है किसी और सोसाइटी के मेंबर्स को जनरली ये पता लगे कि ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट था उसके अगेंस्ट, तो
ये ऑप्शन करेक्ट होगा, वो लाइबल नहीं होगा डिफेमेशन के लिए क्योंकि उसका पब्लिकेशन हुआ ही नहीं अदर मेंबर्स के सामने। सी ऑप्शन है ए इज लाइबल टू बी फॉर डिफेमेशन एज द लेटर द हाईली ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी। यहाँ कह रहा है कि ये लाइबल होगा डिफेमेशन के लिए क्योंकि लेटर जो है बहुत हाईली ऑफेंसिव था और डेरोगेटरी था, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है इज लाइबल टू बी फॉर डिफेमेशन एज इट हर्ट्स हिज बी सेल्फ स्टीम। अब सेल्फ स्टीम को हर्ट कर रहा है, इसका मतलब डिफेमेशन के लिए लाइबल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस वेयर देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट इवन विदाउट एनी एक्चुअल लॉस और डैमेज द पर्सन हुज राइट इज इन्फ्रिंज्ड हैज कॉज ऑफ एक्शन। अगर आप किसी पर्सन के लीगल राइट को वायलेट करते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल हार्म, अगर कोई एक्चुअल हार्म नहीं हुआ, सिर्फ लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो आप के पास कॉज ऑफ उस पर्सन के पास कॉज ऑफ एक्शन है। लेट सपोज एक लैंड थी, ये एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आप इससे समझ जाएंगे बहुत इजीली। एक लैंड थी, आप एक पर्सन थे ए, आपने बिना इसके बी के कंसेंट के, बी की लैंड थी, बिना कंसेंट के आप इसके लैंड में एंटर करते हैं, फिर आप बाहर आ जाते हैं, आपने कोई भी इंजरी या कोई भी कुछ भी हार्म नहीं किया, कुछ भी डैमेज नहीं किया, आप बिना सिर्फ जाते हैं आ जाते हैं, तो आप बी आपको ट्रेसपास के लिए लायबल कर सकता है। किसके लिए? ट्रेसपास के लिए। एक्चुअल हार्म दिखाना जरूरी नहीं है, इसके लिए एक और बहुत अच्छा लीगल मैगजीन भी है, बताता हूं। इंजूरिया साइन डैमनम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन है, इंजूरिया साइन डैमनम। कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, एक मिनट। डैमनम इसका मतलब होता है लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। मतलब लीगल इंजरी तो आपको हुई लेकिन कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ, एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, उसे ही कहते हैं इंजूरिया साइन डैमनम। मतलब आपकी अगर कोई लीगल राइट को वायलेट करता है विदाउट एनी डूइंग एनी एक्चुअल डैमेज, देन आल्सो ही विल बी लायबल। तो यहां उसी की बात हुई है कि आपको एक्चुअल लॉस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अगर लीगल राइट आपको वायलेट हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आप किसी पर्सन को लायबल कर सकते हैं। फैक्ट देखेंगे, P was wrongfully prevented by returning officer from exercising his vote in an assembly election. The candidate for whom he wanted to give his vote won the election. Still P brought an action claiming damages. मतलब जो था P wrongfully, unlawfully उसको रोक लिया गया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा कि आप वोट देने नहीं जाएंगे, जबकि जब वोट देने नहीं गया फिर भी जिस कैंडिडेट को वो वोट देने वाला था वो जीत गया, फिर भी उसने एक एक्शन ब्राउट किया डैमेजेस के लिए कि मेरे लीगल राइट को वायलेट किया है, मुझे वोट देने जाने नहीं दिया है। तो ये आएगा, ये केस आपको मैं बताता हूँ, ये केस रिलेटेड है एसबी वर्सेस वाइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसमें ये इंजूरिया साइन डैमनम आया था, एसबी वर्सेस वाइट, जिसके अंदर यही हुआ था, उसको वोट देने नहीं दिया गया था, लेकिन जिस कैंडिडेट को वो वोट देने जा रहा था वो जीत गया था। तो आप देखिए इसको कोई एक्चुअल इंजरी नहीं हुई है, एक्चुअल हार्म नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। वोटिंग उसका लीगल राइट है, फिर उसके लीगल राइट को वायलेट किया है, तो इसके लिए वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। आपको प्रिंसिपल में साफ साफ दिया गया है कि कॉज ऑफ एक्शन है अगर उसका लीगल राइट वायलेट हो रहा है। फैक्ट में हमने देखा कि उसका लीगल राइट वायलेट हो रहा है, उसको वोट देने नहीं दिया। तो अब ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पी वुड सक्सीड इन हिज एक्शन एज इट इज मैंडेटरी टू कास्ट वोट। अब वोटिंग करना मैंडेटरी है इसलिए सक्सीड होगा, ये कहीं से रिलेवेंट नहीं है हमारे प्रिंसिपल से। जो ऑप्शन हमारे प्रिंसिपल से डायरेक्टली रिलेटेड होगा हम उसे करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। P would succeed in his action as he was wrongfully prevented from exercising his legal right of voting in that election। देखो P सक्सीड होगा क्योंकि लीगल राइट वायलेट किया है, ये हमारा सबसे रिलेवेंट ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, P would not succeed in his action। अब नॉट सक्सीड तो आएगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। P would not succeed, तो फोर्थ ऑप्शन भी नॉट सक्सीड है, हमें पता है कि लीगल राइट वायलेट हुआ है तो वो सक्सीड होगा अपने क्लेम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल दिया है कि अ मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट एज लॉन्ग एज ही कैन कंट्रोल द वर्किंग ऑफ हिज सर्वेंट। मास्टर अपने सर्वेंट के एक्शन के लिए लायबल होगा जब तक वो कंट्रोल कर सकता है अपने सर्वेंट को। तो अब फैक्ट पढ़ते हैं, फैक्ट क्या दिया हुआ है। ए ओन्ड अ टैक्सी एजेंसी, शी हैड हायर्ड बी टू ड्राइव वन ऑफ हर कार्स
On 1st January 2021, C called up A's Taxis agency and asked for a car to drop him from his house to his place of work. On the way, because of the driver's negligence, the car hit a road divider and she was injured. He sued A for damages. A एक टैक्सी एजेंसी चलाता था, मैं पूरा समझा देता हूं आपको फैक्ट। ए टैक्सी एजेंसी चलाता था जिसमें उसने बी को जो ड्राइवर रखा था, एज अ ड्राइवर रखा था। एक दिन क्या हुआ, सी ने ऑर्डर किया, जैसे आप लोग उबर या कैब करते हैं, सी ने उसको ऑर्डर किया कि आप मुझे घर तक छोड़ दीजिए। तो जब सी आया तो वो नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर जो है वो नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा था और उसने डिवाइडर में हिट कर दिया जिससे सी को डैमेजेस हुआ या सी को इंजरी आ गई। तो सी ने क्या किया, ए को लाइबल किया, मतलब उसके मास्टर को लाइबल किया। तो ये केस है वाइकेरियस लाइबिलिटी का, वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी में क्या होता है, इसमें होता है कि जो पर्सन है वो लाइबल नहीं होता है, उसके जो मास्टर होता है या उसका जो प्रिंसिपल होता है, उसका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो लाइबल होता है। तो इसमें होता है सुपीरियर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल या रेस्पोंडेंट सुपीरियर, एक लीगल मैगजीम भी है इसका, रेस्पोंडिएंट सुपीरियर, सुपीरियर मतलब लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड लाइबल। जो प्रिंसिपल है, जो उसका मास्टर है, वो लाइबल होगा उस चीज के लिए, उसके एक्ट के लिए, क्योंकि उसने ही उसको हायर कर रखा है, उसके अंडर में वो एक्ट कर रहा है, तो वो लाइबल होगा। इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप बैंक में हैं, अगर आप बैंक में किसी को पैसे देने जाते हैं, बैंक का एम्प्लॉय उस पैसे को मतलब जमा करने जब जाते हैं तो बैंक का एम्प्लॉय उस पैसे को अच्छा मिस अप्रोप्रिएट कर देता है, वो बैंक में पैसा जमा नहीं करता है आपके, तो वो जो पर्सन एम्प्लॉय है वो लाइबल तो होगा, लेकिन उसके साथ वो बैंक लाइबल होगी कि आपके पैसे नहीं जमा किए। बैंक ये नहीं कह सकती कि वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे अंडर नहीं है वो, क्योंकि वो प्रिंसिपल है बैंक, और जो वो है वो एजेंट है या वो उसका सर्वेंट है और वो मास्टर है, तो उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंडर आता है। और जो मास्टर है वो वाइकेरियसली लाइबल होगा अपने सर्वेंट के एक्ट पर, जो कि हमें प्रिंसिपल ने दिया हुआ है। तो इसमें आप बताइए कि अगर जो बी है, बी नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा है, तो इसको हम ए को लाइबल कर सकते हैं, ऑब्वियसली ए को लाइबल कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके ही कंट्रोल में है, उसी ने उसको हायर किया है। अगर वो नेग्लिजेंटली ड्राइविंग कर रहा है तो ए जो टैक्सी एजेंसी का ओनर है वो लाइबल होगा, और सी डैमेजेस ले सकती है ए से, तो सी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम ए। अब हम ऑप्शन देखते हैं, इज नॉट लाइबल बिकॉज ए वॉज नॉट ड्राइविंग द कार। अब ए नहीं चला रहा इसलिए लाइबल नहीं होगा, लेकिन हमने देखा वाइकेरियस लाइबिलिटी में जो प्रिंसिपल होता है वो लाइबल होता है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन है, ए इज नॉट लाइबल बिकॉज ए वॉज नॉट ड्राइविंग द कार। अब ये सेम ऑप्शन हो गया कि गाड़ी नहीं चला रहा था इसलिए नहीं लाइबल होगा। ए इज लाइबल बिकॉज बी वॉज एम्प्लॉयड बाई हर एंड वॉज इन हर कंट्रोल। अब यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ए लाइबल होगा क्योंकि बी ने ही, बी को उसी ने एम्प्लॉय किया था और उसके कंट्रोल में था। फिर डी ऑप्शन क्या है, डी इज नॉट लाइबल, ए इज नॉट लाइबल बिकॉज बी वॉज ड्राइविंग एज पर सीज इंस्ट्रक्शन। अब सी के इंस्ट्रक्शन पे चला रहा था तो सी की कोई लाइबिलिटी बनती ही नहीं है, क्योंकि सी एज अ सर्विस टेकर था, कस्टमर थे, तो सी तो वैसे भी लाइबल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर कि ए लाइबल होगा क्योंकि उसके एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उसका प्रिंसिपल देखिए क्या कहता है। व्हेन अ पर्सन इंटरफेयर्स विद द पीसफुल पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द पर्सन इन पोजेशन ऑफ दोज प्रीमाइसेस कमिट्स ट्रेसपास टू लैंड। अब ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी और के पर्सन के पीसफुल पोजेशन में इंटरफेयर करता है विदाउट द पोजेशन ऑफ डेट पर्सन, बिना उस पर्सन के परमिशन के, तो क्या कमिट करता है, ट्रेसपास टू लैंड। अब हम फैक्ट देखते हैं। फैक्ट है, टी जस्ट वॉक्ड ओवर द लैंड ऑफ पी टू रीच हिज हाउस एज इट वॉज अ शॉर्टकट। पी हैड डिस्प्लेड अ नोटिस दैट इज नॉट अ थॉरोफेयर। थॉरोफेयर मतलब होता है कोई पब्लिक वे, पब्लिक वे। P did not cause any damage to the land। यहाँ P नहीं होगा, यहाँ T होगा, T, क्योंकि T है जो वॉक कर रहा है लैंड पे। तो यहाँ जो बताया गया है
कि टी कोई पर्सन था, उसने पी के लैंड पे शॉर्टकट की वजह से कि ये रास्ता है, शॉर्टकट है मेरे घर के लिए, तो वो उसका वे यूज कर लिया, उसका लैंड यूज कर लिया। लेकिन पी ने लिख रखा था कि ये पब्लिक वे नहीं है, मतलब कोई भी इस पे इंटर कर नहीं कर सकता है। फिर भी पी ने वॉक किया उसके लैंड के ऊपर, तो यहाँ पूछा है कि ट्रेसपास के लिए लायबल होगा नहीं होगा। प्रिंसिपल्स में लिखा है कि ट्रेसपास के लिए लायबल होगा अगर कोई भी बिना परमिशन के पीसफुल पोजीशन में इंटर करता है। यहाँ बिना परमिशन के इंटर किया क्योंकि उसने पहले ही मना कर रखा था एक बोर्ड लगा के कि ये थॉरोफेयर नहीं है, पब्लिक वे नहीं है, फिर भी उसने शॉर्टकट के लिए यूज किया, तो ट्रेसपास के लिए लायबल होगा। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है टी हैज वायलेटेड प्राइवेसी ऑफ द पी। प्राइवेसी की तो बात ही नहीं है प्रिंसिपल में, तो प्राइवेसी वाला कट जाएगा ऑप्शन। टी हैज नॉट कमिटेड एनी ट्रेसपास ऑन द लैंड ऑफ पी। हमने देखा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ट्रेसपास कमिट हुआ है, तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। टी हैज कमिटेड ट्रेसपास टू लैंड, अब ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, टी हैज कमिटेड ट्रेसपास टू लैंड। टी हैज क्रिएटेड न्यूसेंस, न्यूसेंस का तो प्रिंसिपल ही नहीं है, तो न्यूसेंस से रिलेटेड ही नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल है ए वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विद और विदाउट डैमेज गिव राइज टू अ टॉर्ट। वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, ये ऊपर जो क्वेश्चन था मैंने बताया इंजूरियस एंड डैमनम का, कि लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज, उसी का ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें ये है कि अगर लीगल राइट का वायलेशन हुआ है और कोई डैमेज उसको नहीं होता है, फिर भी वो टॉर्ट होगा, टॉर्टियस लाइबिलिटी आएगी। तो ये इंजूरियस एंड डैमनम का ही केस है कि अगर उसको लीगल इंजरी होती है और विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज, तो वो टॉर्टियस लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगा। फैक्ट्स क्या कहते हैं? आई एस्टेब्लिश अ कोचिंग क्लास एंड चार्जेस 3000 पर मंथ एज फीस। ए कोचिंग खोलता है, ए 3000 फीस रखता है। ए एज नेबर बी establishes another coaching class, thereby creating a competition. This forces A to reduce his fees to rupees 2000 per month. Can A claim damages from B for the loss caused to B? इसमें देखते हैं, ए ने एक कोचिंग खोली जिसकी 3000 फीस रखी, फिर ए का एक नंबर था बी, उसने भी एक कोचिंग खोली जिसने 2000 फीस रखी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन क्रिएट हुआ ए और बी के कोचिंग के बीच में। फिर ए ने क्या हुआ, अपने कोचिंग का प्राइस जो 3000 था उससे 2000 कर दिया, तो उसको 1000 का लॉस हुआ। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 3000 से उसने फीस कितनी कर दी, 2000। किसके लिए, क्यों करना पड़ा ये? क्योंकि जो बी था उसने भी कोचिंग खोल लिया, उसने 2000 फीस रखी थी। तो अब यहां ये देखेंगे कि इसका जो है लीगल राइट वायलेट हुआ है, ए का लीगल राइट वायलेट हुआ, तभी हम लायबल कर सकते हैं। इसमें लिखा है लीगल राइट वायलेट होगा तभी हम डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं, वरना अगर लीगल राइट वायलेट नहीं होगा तो डैमेज के लिए हम अप्लाई कर ही नहीं सकते, कंपनसेशन के लिए नहीं कह सकते कि मेरा जो 1000 रुपये पर स्टूडेंट लॉस हुआ है 1000 रुपीज, उसके लिए हम लाइबल कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका कोई लीगल राइट नहीं था। कंपटीशन तो कोई भी, अब एहतिशाम लॉ की जगह कोई और कोचिंग ओपन कर लेता है और उसकी प्राइस कम कर देता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको लाइबल नहीं कर सकते कि तुम्हारी वजह से मुझे लॉस हुआ है, क्योंकि कोई भी लीगल इंजरी नहीं हुई है। ऑप्शन देखेंगे, यस ही कैन एज बी हैज वायलेटेड हिज लीगल राइट। तो इसमें पूछा है कि क्या क्लेम कर सकता है डैमेजेस ए बी से, तो हमने देख लिया कि बी से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। तो यहाँ लिखा यस ही कैन क्लेम वायलेट हिज लीगल राइट, मतलब यहाँ लिखा है कि ये क्लेम कर सकता है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नो ए हैज रिड्यूस द फीस ऑन हिज ओन। अब अपने ओन पे फीस उसने रिड्यूस नहीं की है और ये रिलेवेंट भी नहीं है। उसने फीस इसलिए रिड्यूस की क्योंकि उसे उसके जो कंपटीशन में ए था, बी था, बी ने भी रिड्यूस की थी, उसकी वजह से उसको रिड्यूस करना पड़ा, तो ये गलत भी ऑप्शन है। सी नो बिकॉज दो देयर वाज डैमेज देयर वाज नो लीगल इंजरी। यहाँ डैमेज तो हुआ है लेकिन कोई भी लीगल इंजरी नहीं हुई है, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नन ऑफ दिस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। क्यों सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि डैमेज तो हुआ है आपका लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, कोई आपका ऐसा लीगल राइट नहीं था कि वो कोचिंग नहीं खोल सकता है, उसका वायलेशन हुआ होता तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते थे, तो यहाँ कोई लीगल राइट आपको वायलेट ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है अ पर्सन हु इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू सेव द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विल बी लायबल फॉर एन इलीगल ओमिशन टू डू सो। यहाँ प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन
लीगली बाउंड है किसी की लाइफ बचाने के लिए, सेव करने के लिए, अगर वो नहीं करता है तो वो लायबल होगा। ठीक। फैक्ट क्या देखते हैं? फैक्ट है अ मैन हु न्यू स्विमिंग वॉज वॉचिंग अ चाइल्ड ड्रॉनिंग, ही सेड टू हिमसेल्फ इट इज नॉट माई चाइल्ड, वाई डू आई बॉदर। अब इसे यहाँ क्या हुआ कि एक आदमी था जिसने देखा कि वो स्विमिंग जानता था, उसने देखा कि एक बच्चा डूब रहा है, इसको देखते हुए भी उसने बचाया नहीं। उसने कहा कि मेरा बच्चा थोड़ी है तो मैं क्यों बचाऊं, मैं क्यों बॉदर करूं। तो आप ये देखिए कि आप बताइए कि इसमें लायबल होगा नहीं होगा। अब इसमें दो तीन चीजें, इमोशंस भी आ सकते हैं लोगों के कि बताओ वो जानता था तैरना फिर भी नहीं बचाया। सिंपैथी आ सकती है, सिंपैथी। तो अब आपको इस प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसको आपको अप्लाई करना है और इस फैक्ट्स पे अप्लाई करना है। बताइए कि लायबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं आपके कमेंट्स में आंसर देखूंगा कि आप क्या आंसर करते हैं। आप गलत करिए, सही करिए, लेकिन आंसर करिए ताकि मुझे पता चले कि आप कितना समझे। और सारे ऑप्शन देखिएगा, जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करिएगा और फिर मैं अगली वीडियो में इसको आपको क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया मीन्स वॉलंटरी सफर्ड इंजरी इज नॉट फिट फॉर एक्शन। मतलब अगर वॉलंटरी कोई इंजरी सफर करता है तो वो एक्शन नहीं ले सकता। फिर मतलब आपने किसी इंजरी के लिए कंसेंट दे रखी है तो आप उसके लिए लायबल नहीं कर सकते, एक्शन नहीं ले सकते। अब फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट क्या है? एक्स पेडेस्ट्रियन फाइंड्स सी लूजिंग हर कंट्रोल ओवर हर स्कूटी while driving down the flyover while rescuing C from any harm successfully. While rescuing from any harm, X is injured, so is asking for compensation. C may take the defense of above on the basis of. अगर अब इसमें पूछा है कि ये कैसे डिफेंस ले सकता है, इस फैक्ट के अंदर, इस प्रिंसिपल के कैसे ले सकता है। तो X जो पेडेस्ट्रियन था वो देखा कि C जो है अपनी स्कूटी लूज कर रहा है, फ्लाईओवर से नीचे उतर गया था, तो उसने बचाने के लिए वो आगे आ गया, उसको रोक दिया। रोकते टाइम उसको इंजरी हो गई, उसको कोई बॉडीली इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई। तो अब उसने उसको लायबल किया कि जो सी था उसकी वजह से मुझे इंजरी हुई तो मुझे कंपनसेशन दो। अब इसमें देखने की वाली बात यह है कि क्या सी ने कहा था, आपसे कहा था कि आप बचाने मुझे आइए। एक्स जो पर्सन था उसने खुद जाके अपने विल से, अपने कंसेंट से जाके वॉलंटरी उसको बचाया। तो यहाँ वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया में क्या हुआ? वॉलंटरी सफर्ड हार्म। अब इसने वॉलंटरी सफर किया उस हार्म को, चाहता तो नहीं बचाता, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, लेकिन उसने बचाया, वॉलंटरी उस हार्म को सफर किया, तो वो उसके लिए डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। अब हम ये देखेंगे कैसे ले सकता है डिफेंस। ऑप्शन ए है प्लेंटिफ फ्री कंसेंट। तो कैसे ले सकता है ये? जो सी था वो कैसे इस प्रिंसिपल को एज अ डिफेंस ले सकता है? ऐसे ले सकता है कि प्रिंसिपल का जो प्लेंटिफ जो था उसका फ्री कंसेंट था, एक्स जो था उसका फ्री कंसेंट था, उसको कोई चीज ने कहा नहीं था या सी ने नहीं कहा था कि मुझे बचाओ, तो वो वॉलंटरी आया था तो उसके लिए लायबल नहीं होगा। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एक्ट ऑफ गॉड नहीं होगा, ये एक्ट ऑफ गॉड था ही नहीं, एक्ट ऑफ स्टेट नहीं है, इनएविटेबल एक्सीडेंट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूसेंस इज एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और ऑफ सम राइट ओवर or in the connection with it. If the interference is direct, the wrong is trespass. अगर direct interference है तो trespass है, whereas if the interference is consequential, is amounts to nuisance. देखो अगर कोई भी unlawful interference करते हैं किसी पर्सन के पीसफुल पोजीशन में, लैंड के, प्रॉपर्टी के, अगर कोई पीसफुल पोजीशन में है और उसमें आप अनलॉफुल इंटरफेरेंस करते हैं या उसको राइट टू इंजॉयमेंट नहीं देते हैं तो आप न्यूसेंस के लिए लायबल होंगे। इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। अगर ट्रेसपास के लिए जब लायबल होंगे जब आप डायरेक्टली उसको इंटरफेयर करें, और आप न्यूसेंस के लिए तब लायबल होंगे जब कॉन्सिक्वेंशियल हो। अब इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूं। लेट सपोज ये ए लैंड है, ए की, ये बी की लैंड है, इसमें ए ने अपना घर बना रखा है, इसने बी ने अपना घर बना रखा है। लेट सपोज ये बी है, बी इसके घर में घुस जाता है, इंटर कर जाता है बिना इसके परमिशन के, तो किस लिए लायबल होगा? ट्रेसपास के लिए, क्योंकि डायरेक्टली घुस रहा है बिना उसकी परमिशन के। लेट सपोज वो अंदर इसके एंट्री नहीं करता है, बी जो है ए के घर में एंट्री नहीं करता है, जबकि वो एक साउंड जो है, साउंड बॉक्स, लेट सपोज हम लोग टीवी चलाते हैं, टीवी बहुत तेज बजाता है, टीवी का साउंड फुल वॉल्यूम पे रख देता है, तो जो है ए जो है उसकी वजह से सो नहीं पाता है, इसके साउंड की वजह से ए सो नहीं पा रहा है।
तो ये जो पीसफुल एंजॉयमेंट थोड़ी है। आपके पास अगर लैंड है, आपके पास घर है, तो आप किसी और के राइट को वायलेट नहीं कर सकते। उसका भी पीसफुल पोजीशन है, आपका भी पीसफुल पोजीशन है, तो आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। आप खूब तेज गाना बजा के या कोई भी चीज बजा के आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो न्यूसेंस का मतलब भी यही होता है। न्यूसेंस का मतलब होता है एनॉयंस, एनॉयंस, इनकन्वीनियंस। एनॉयंस क्रिएट करना या इनकन्वीनियंस क्रिएट करना, किसी और पर्सन के बॉदर करना, उसके राइट को, उसके पीसफुल पोजीशन को, उसे ही न्यूसेंस कहते हैं। अगर आप इनडायरेक्टली, अब आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं उसके लैंड में, फिर भी आप एनॉयंस क्रिएट कर रहे हैं एक गाना बजा के, तो उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो आप न्यूसेंस के लिए लायबल होंगे। यहाँ यही इस प्रिंसिपल में कहा गया कि अगर डायरेक्टली आप करते हैं पीसफुल पोजीशन को इंटरफेयर, तो आप ट्रेसपास के लिए लायबल होंगे। अगर इनडायरेक्टली करते हैं, आप अंदर ना जाके, तो आप न्यूसेंस के लिए लायबल होंगे। फैक्ट्स क्या है? ए प्लांट्स अ ट्री ऑन हिज लैंड, हाउएवर ही अलाउज इट्स ब्रांचेस टू प्रोजेक्ट ओवर द लैंड ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशन इज करेक्ट। अब ये एग्जांपल को हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ फैक्ट में क्या कहा है कि ए का एक लैंड है और बगल में बी का लैंड है। ए ने एक पेड़ लगाया, यहाँ पे ए ने एक पेड़ लगाया जो कि प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब हैंग कर रहा है किसके अंदर? बी के लैंड में। अब बी के लैंड में जब प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर इसकी लीव्स गिरेंगी, इसका शेड भी इसी के अंदर आएगा, इसका जो भी लीव्स वगैरह जो भी डिस्टर्बेंस होगा वो बी को होगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि ए ने जो है न्यूसेंस क्रिएट किया बी के, डायरेक्टली नहीं किया। डायरेक्टली करता तो ट्रेसपास होता। लेट सपोज इसके जमीन में जाके पेड़ लगा दे या इसके जमीन में पेड़ गिरा दे, तो वो डायरेक्टली होगा, तो वो ट्रेसपास होगा। लेकिन वो सिर्फ हैंग कर रहा है, उसका जो ब्रांचेस हैं, उसकी जो पत्तियां हैं उस पर गिर रही हैं, बी के लैंड पे गिर रही हैं, तो वो न्यूसेंस होगा। तो इसमें क्या होगा? वो न्यूसेंस के लिए लायबल होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट है, कॉन्सिक्वेंशियल है, उस पेड़ की वजह से उसको दिक्कत हो रही है। तो ऑप्शन देखेंगे, ए इज कमिटेड ट्रेसपास, तो ट्रेसपास नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं है। ए इज कमिटेड न्यूसेंस, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ने न्यूसेंस क्रिएट किया। ए इज नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग, नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अगर उसका पत्ता गिर रहा है तो भी, अगर वो पत्ती गिर रही है उसके वो लैंड में, तो भी वो न्यूसेंस के लिए लायबल होगा। नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेसेसिटी नोज नो लॉ। जैसे ऊपर मैंने बताया था कि नेसेसिटी कोई लॉ नहीं मानती है, मतलब अगर नेसेसरी है कोई चीज करना, तो आप लॉ के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। And any person facing danger may do all that is necessary to avoid the same till he can take recourse of public authorities। अगर कोई चीज नेसेसरी है, उसको लगता है कोई डेंजर में है और कोई चीज नेसेसरी है, तो वो कोई भी चीज कर सकता है, अगेंस्ट द लॉ जा सकता है उस चीज को हटाने के लिए, उस डेंजर को खत्म करने के लिए, और जब तक कि वो पब्लिक अथॉरिटीज को बुला नहीं लेता, जब तक पब्लिक अथॉरिटीज हेल्प के लिए नहीं आ जाती हैं। फैक्ट पढ़ते हैं। Akshay, a law-abiding citizen, decided to remove the weed of corruption from Indian society. One day, confronted with a bribing official, Akshay decided to teach him a lesson and punched him on his face. Akshay decision. अब अक्षय को डिसाइड करना है कि अक्षय लायबल होगा कि नहीं होगा। देखिए, आप यहाँ फैक्ट में पढ़ेंगे कि अक्षय ने एक दिन सोचा कि मैं इंडियन सोसाइटी से करप्शन खत्म कर दूंगा। उस करप्शन खत्म करने के जब उसमें वो चला, तो एक दिन उसको एक आदमी मिल गया जो ब्राइबिंग कर रहा था, ब्राइब ले रहा था, वो पर्सन मिल गया। उसने उस पर्सन के मुक्का मार दिया, पंच कर दिया, और उसको इंजरी हुई होगी। जाहिर सी बात है, अगर उसको पंच किया तो इंजरी हुई होगी। तो अब बताओ कि अक्षय का डिसीजन क्या होगा, अक्षय किस चीज के लिए लायबल होगा। अब जैसे बताया गया कि नेसेसिटी है, तब आप कोई भी फोर्स, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नेसेसिटी नहीं है, यहां आप देख रहे हैं कि अगर करप्शन खत्म करना तो किसी को मार के या किसी को पकड़ के, ये नेसेसिटी नहीं है मारना कि किसी को पंच कर दिया तो वो उससे खत्म हो जाएगा वो, बल्कि उसका यहाँ नेसेसिटी क्या थी, वो करप्शन ब्यूरो को कॉल करे, करप्शन ब्यूरो जो है उसको कॉल करे, उसके हवाले करे उसको, अगर उसको लग रहा है वो पर्सन का करप्शन कर रहा है। किसी को मार के वो करप्शन खत्म नहीं कर सकता। तो अक्षय जो है नेसेसिटी का डिफेंस ले ही नहीं सकता कि वो नेसेसिटी ही करना था। तो हम देखेंगे कि अक्षय लायबल होगा पंच के लिए। तो ये ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, कैन प्लीड डिफेंस ऑफ नेसेसिटी एज ही नोज बीइंग ब्राइब्ड विच इज अ क्राइम।
नेसेसिटी नहीं ले सकते क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी ही नहीं था। वो करप्शन वालों को कॉल करे, वो चीज़ करप्शन वाले देखेंगे कि कैसे करप्शन खत्म करना है। आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है कैन नॉट प्लीड डिफेंस ऑफ नेसेसिटी एज देयर वाज नो नेसेसिटी टू एक्ट इन द मैनर ही एक्टेड। अब आप मुक्का मार के, किसी को पंच करके, किसी को इंजरी करके आप करप्शन खत्म करना चाह रहे हैं, वो नेसेसरी नहीं है। लेकिन लेट सपोज आप सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं, किसी ने आपको मारा, आपने उसको मार दिया, तो ये नेसेसरी था। अगर आप नहीं मारते तो आपको और इंजरी हो सकती थी, लेकिन ये नेसेसरी नहीं था। वो आप जाके करप्शन वालों को कॉल कीजिए, वो आके चेक करेंगे कि वो करप्शन कैसे खत्म होगा। ये ऑप्शन है कैन प्लीड डिफेंस ऑफ नेसेसिटी एज अवेयर एंड विजिलेंट सिटीजन फॉर्म्स। ये नेसेसिटी ले सकता है क्योंकि वो सिटीजन है और वो गुड डेमोक्रेसी चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलना है। कैन प्लीड डिफेंस ऑफ नेसेसिटी एज देयर वाज नॉट टाइम टू टेक रिवोर्स ऑफ द पब्लिक। अब यहाँ कोई नेसेसिटी था नहीं, एकदम से जरूरी नहीं था उसको मारना, या पब्लिक अथॉरिटीज को बुला सकते थे, बाद में जाके कंप्लेन कर सकते थे। कोई ऐसा नहीं था कि आग लग गई है आपको तुरंत पानी लेके बुझाना है, यहाँ था कि आप पब्लिक ऑफिशियल को बुला सकते थे। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर क्रिटिसिज्म इज परमिसिबल बट डिफेमेशन इज नॉट। मतलब फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, अगर कोई भी ओपिनियन आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं बोला तुमने, लेकिन डिफेमेशन नहीं कर सकते। और डिफेमेशन क्या होता है? जब कोई भी आप स्टेटमेंट देते हैं, मैं एसेंशियल्स लिख दूं, अगर एसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन, पहले तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट। सेकंड, पब्लिकेशन होना चाहिए उसका। थर्ड, रिफर्स टू द प्लेंटिफ, फोर्थ, हार्म्स द रेपुटेशन। मैं इसको समझाता हूं कि डिफेमेशन होता क्या है। डिफेमेशन कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो किसी पर्सन के रेपुटेशन को हार्म करता है, उसे ही डिफेमेशन कहते हैं। अगर उसके रेपुटेशन को इंजरी आप पहुंचा रहे हैं, आप उसको चोर बोल रहे हैं, बहुत लोग के सामने पब्लिक में आपने उसको चोर बोल दिया, तो उसकी रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, तो उसे ही डिफेमेशन कहते हैं। अब उसके एसेंशियल्स क्या होंगे, कैसे प्रूव करेंगे आप डिफेमेशन है? पहला तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए। आपने किसी की तारीफ कर दी, वो डिफेमेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है पब्लिकेशन होना चाहिए। आप और कोई और लड़का या आपका दोस्त, आप दोनों एक रूम में हैं, आपने उसको चोर बोल दिया, तो वहां कोई सुनने वाला नहीं था, तो वो पब्लिकेशन नहीं हुआ, तो वो भी डिफेमेशन नहीं हुआ। रिफर्स टू द प्लेंटिफ को ही रिफर करना चाहिए। आपने किसी तीसरे को बोला और आपके दोस्त ने लायबल कर दिया आपको कि आपने मुझे बोल रहे हैं, बल्कि आप तीसरे को बोल रहे थे। हार्म्स रेपुटेशन को हार्म करना चाहिए, जैसे मैंने बताया। अब हम फैक्ट देखते हैं। A tells B, Mr. B, I have great respect for your intellectual capabilities, but what you are talking now is nonsense, meaningless and absurd. A ने B से कहा कि मैं आपकी टेक्निकल या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज की रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपने जो बोला, जो बात कही, वो बहुत मीनिंगलेस है, नॉनसेंस और एब्सर्ड है। अब यहाँ देखेंगे हम कि जो इसने कहा, जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है, वो रेपुटेशन को नहीं कहा है, उसने जो बात कही, जिस चीज के बारे में बात कर रहा था, उसको कहा है कि उसके ओपिनियन को कहा है कि तुमने जो बात कही है ये सही नहीं है। तो यहाँ लिखा है फेयर क्रिटिसिज्म। तो फेयर क्रिटिसिज्म किया है इसमें कोई डिफेमेटरी या किसी रेपुटेशन को हार्म नहीं कर रहा है। तो हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है द स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट दैट व्हाट मिस्टर बी इज टॉकिंग अबाउट इज एब्सर्ड एंड डिफेमेटरी। नहीं, ये एब्सर्ड और डिफेमेटरी नहीं है। द स्टेटमेंट ऑफ ए इज परमिसिबल क्रिटिसिज्म, परमिसिबल है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। द स्टेटमेंट इज फेयर क्रिटिसिज्म, ये भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन परमिसिबल क्रिटिसिज्म और फेयर क्रिटिसिज्म हम देखें, मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल से रिलेटेड हो जो ऑप्शन, वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फेयर क्रिटिसिज्म ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। डी भी देख लेते हैं। द क्रिटिसिज्म इज नॉट परमिसिबल बिकॉज ए इन रियलिटी क्वेश्चंस द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज ऑफ मिस्टर ए। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को आप वो कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उसके रेपुटेशन को हार्म नहीं कर सकते। आप उसको चोर बोल दें, आप उसको झूठ बात, कोई भी चोर डाकू या कोई भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व कर दें जो इस चीज में वो इन्वॉल्व ना हो, तो ये भी कर सकते हैं। आप कैपेबिलिटीज को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है नो लीगल रेमेडी एग्जिस्ट फॉर एन इंजरी कॉज बाय एन एक्ट फॉर विच वन हैज कंसेंटेड। वो वही कंसेंट वाला वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया। अगर कोई पर्सन किसी चीज के लिए कंसेंट दे देता है तो उसके लिए जो भी इंजरी होगी उसके लिए वो लायबल नहीं होगा।
फैक्ट देखते हैं। फैक्ट है विजय अ क्रिकेट एथुजियास्ट परचेजेस अ टिकट टू वॉच द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया organized by Board of Council for the Cricket in India BCCI. As he is absorbed in watching the exploits of Sachin Tendulkar, a ball struck for a six by the latter hits Vijay on his body and injures him. Vijay sues BCCI for the reimbursement of the medical bill he paid for treatment of the injury. अब यहाँ क्या क्या है, विजय एक बहुत अच्छा था, उसको क्रिकेट बहुत पसंद था, वो क्रिकेट देखने गया। इंडिया और किसका, ऑस्ट्रेलिया का मैच था। जैसा सब लोग, आप लोग भी जाते होंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने। अब जब मैच देखने गया तो सचिन तेंदुलकर छक्के मार रहा था बहुत लंबे लंबे। उसने जैसे एक छक्का मारा और तो जब सिक्स मारा तो बॉल बाउंड्री पे आती है, जहां ऑडियंस रहती है उनके पास आके लग सकती है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा वो बॉल आके उसकी बॉडी पे लग गई विजय के। अब उसने क्लेम किया कि जो मुझे जो इंजरी हुई है और मुझे जो डॉक्टर ने जो बिल बनाया मेडिकल का उसे कंपनसेट करो, बीसीसीआई से कहा। अब बताइए, आप बताइए कि वो लायबल होगा, मतलब बीसीसीआई लायबल होगी उसको कंपनसेशन देने की या नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कंसेंट। अब यहाँ प्रिंसिपल क्या दिया है, कंसेंट के, अगर कोई एक्ट कंसेंट दिया हुआ है तो उसके लिए लीगल रेमेडी नहीं ले सकता वो। तो यहाँ देखिए, जब पर्सन कोई जाता है कोई मैच देखने और टिकट लेता है वहां का, तो वो कंसेंट दे रहा है कि मैं आया हूं ये मैच देखने और मुझे भी कोई भी चोट आएगी तो मैं उसके लिए कंपनसेशन नहीं ले सकता हूं। तो ये कंसेंटेड था कि मुझे कोई भी चोट लग सकती है। भाई आप ग्राउंड में मैच देखने गए हैं तो आपको चोट लग सकती है। एक एग्जांपल देता हूं, आप दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, लेट सपोज आपको चोट लग जाती है तो आप लायबल नहीं कर सकते दोस्तों को कि भाई अब मैं खेल रहा था और तुम लोग की वजह से चोट लग गई, या मैं मैच खेलने आया तो चोट लग गई। खेल में चोट लग सकती है तो वो कंसेंटेड था, तो वो क्लेम नहीं कर सकता। तो हम ऑप्शन देखेंगे, विजय शुड बी कंपनसेटेड एज ही परचेज द टिकट टू गेट एंटरटेनमेंट एंड नॉट टू गेट इंजर्ड। कंपनसेट किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी मैं एक केस भी डिस्कस करूंगा आपके साथ जिसमें कंपनसेट नहीं किया गया था, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। विजय वुड लूज एज ही वॉलंटरी एक्सपोज हिमसेल्फ टू द रिस्क। अब विजय लूज कर जाएगा अपने सूट में क्योंकि उसने वॉलंटरी उस रिस्क को लेने के लिए कंसेंट किया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। विजय वुड लूज एज ही वॉलंटरी एक्सपोज हिमसेल्फ टू द रिस्क। अब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, एक ही सेम लिख गया है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि करेक्ट आंसर है। अब ये जो दिया गया है इससे रिलेटेड एक केस लॉ था, जैसे मैंने बताया कि टॉर्ट जुडिशियल डिसीजन से आया है, तो जिसमें जिस केस से आया था उसको मैं डिस्कस कर देता हूं आपके सामने। वो केस था हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड, ऑटो कार रेसिंग पूरा केस का नाम था। इसमें क्या हुआ, एक पर्सन गया वो जो कार रेसिंग होती है उसको देखने। एट द टाइम ऑफ डेट दो कार्स थी जो रेस कर रही थी, वो कोलाइड कर गई और उनका कुछ पार्ट या कुछ व्हील्स आके जो पर्सन प्लेंटिव जो देखने गया था उसके लग गया। तो इसने क्या किया, क्लेम किया कि मुझे डैमेजेस दी जाएं क्योंकि मैं मैच देखने गया था, मैं इंजरी नहीं ले सकता हूँ, जो भी इंजरी हुई है वो ये कंपनी भरेगी, ब्रुकलैंड ऑटो कार रेसिंग क्लब जो था वो भरेगी और मुझे कंपनसेशन देगी। यहां कोर्ट ने स्टेब्लिश किया था वॉलंटी नॉन फिट इंजीरिया का कॉन्सेप्ट। वॉलंटी नॉन फिट इंजीरिया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इस केस में आया था। अब इसका मतलब क्या होता है, टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। अगर कोई पर्सन उस कंसेंट देता है उस इंजरी के लिए तो उसको कंपनसेट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ कैसे इसने विल किया, अगर किसी पर्सन ने टिकट खरीदे हैं वहाँ कार रेसिंग के, तो ये कंसेंट कर रहा है कि उस कार रेसिंग से अगर कोई भी डैमेजेस होती है मुझे, तो मैं उसके लिए मतलब कंपनसेशन नहीं ले सकता हूँ। तो यही हुआ था, यही केस इससे रिलेटेड है कि वहाँ क्रिकेट, यहाँ वो गया था कार रेसिंग देखने और यहाँ वो क्रिकेट देखने गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है अ ड्राइवर ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द पेडेस्ट्रियंस ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू नेग्लिजेंस। पेडेस्ट्रियन होता है जो पैदल चलते हैं रोड पे। अब ड्राइवर जो है वो एक ड्यूटी है उसकी कि वो जो पैदल चल रहे हैं उनको मतलब ड्राइवर की ये ड्यूटी है कि वो गाड़ी सही से चलाए ताकि पैदल चलने वालों को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी इंजरी ना हो। अगर वो ड्यूटी को ब्रीच करता है, मतलब अगर वो गाड़ी नेग्लिजेंटली चलाता है तो वो गिव राइज टू नेग्लिजेंस, वो नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा। नेग्लिजेंस सिंपली मैंने बताया केयरलेस, अगर वो गाड़ी चलाने में केयरलेस है तो वो नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा।
अब फैक्ट देखते हैं, केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट बस ऑन द वे टू त्रिवंतपुरम हिज डाउन अ पेडेस्ट्रियन एंड ही इज सीरियसली इंजर्ड. द ड्राइवर इमीडिएटली फ्लेड फ्रॉम द प्लेस. सम ऑफ द पैसेंजर्स एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक रश्ड द विक्टिम टू अ नियर बाई हॉस्पिटल. यहाँ एक केरला की ट्रांसपोर्ट बस थी, स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वो जा रही थी तिरुवनंतपुरम और उसने एक पेडेस्ट्रियन को हिट कर दिया. अब ड्राइवर जैसे हिट किया, ड्राइवर भाग गया वहां से, उस जगह से. फिर उस आदमी को हॉस्पिटल लेके गए, ये सब इसमें बताया गया. तो ये सब इररिलेवेंट है, हमें देखना है कि ड्राइवर की क्या लायबिलिटी बन रही है. अब ड्राइवर ने जब हिट किया तो वो भाग गया, मतलब वो नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा था, उसे लगा कि मैं गाड़ी गलत चला रहा था और इसलिए मुझे लोग लायबल करेंगे, इसलिए वो वहां से भाग गया. तो वो पर्सन नेग्लिजेंट था अपनी ड्यूटी से, जो उसको ड्यूटी गई थी कि अच्छे से गाड़ी चलाना, लेकिन वो ब्रीच ऑफ उस ड्यूटी करता है, तो किसके लिए लायबल होगा? नेग्लिजेंट के लिए. तो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए है द ड्राइवर कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग. तो पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था. द एक्शन ऑफ द ड्राइवर इज अनजस्टिफाइड. अनजस्टिफाइबल नहीं है क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है. हमारा प्रिंसिपल जो पूछ रहा है, हम उससे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द बस कंडक्टर टू वार्न द ड्राइवर. ड्यूटी तो है बस कंडक्टर की, लेकिन ये प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं है, हमें तो लायबिलिटी देखनी है. नन ऑफ द वेब. नन ऑफ द वेब क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए ऑप्शन करेक्ट है. तो ड्राइवर जो है ऑफेंस किया है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का, जो कि नेग्लिजेंस में ही आता है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल है फेयर क्रिटिसिज्म इज परमिसिबल बट डिफेमेशन इज नॉट. सेम क्वेश्चन आ गया, देखिए फैक्ट्स चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन सेम है वही डिफेमेशन का, कि फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं बट डिफेमेशन नहीं कर सकते. अब फैक्ट देखते हैं इसमें क्या फैक्ट है. प्रेरणा टेल्स शिवानी इफ यू परमिट मी मैडम आई विल कॉल यू अ डिसऑनेस्ट एंड करप्ट पर्सन. प्रेरणा ने कहा अपनी मैडम से कि अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको एक डिसऑनेस्ट और करप्ट पर्सन कहूंगा. तो ये जो चीज कही इसने, प्रेरणा ने अपने मैडम के लिए, ये परमिशन, यहां परमिशन इररिलेवेंट है. अगर वो परमिशन दे भी देती तब भी ये बात कहती, नहीं दी फिर भी कह दिया उसने कि वो डिसऑनेस्ट और करप्ट पर्सन है, मतलब उसको उसने डिसऑनेस्ट और करप्ट पर्सन माना. तो इसलिए तो क्या प्रेरणा डिफेमेशन के लिए लायबल होगी? तो ये फेयर क्रिटिसिज्म नहीं है, उसके किसी ओपिनियन का, किसी इंटेलेक्चुअलिटी का फेयर क्रिटिसिज्म नहीं है. वो डायरेक्टली उसके रेपुटेशन को डाउन कर रही है कि तुम डिसऑनेस्ट हो, तुम करप्ट हो. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन चेक करते हैं. पहला ऑप्शन है दिस स्टेटमेंट इज नॉट डिफेमेटरी बिकॉज शी साउट परमिशन ऑफ शिवानी बिफोर कॉलिंग हर अ डिसऑनेस्ट एंड करप्ट पर्सन. अगर वो परमिशन भी ले रही है लेकिन कह तो वही रही है, डिसऑनेस्ट और करप्ट पर्सन कह रही है, मतलब डिफेमेटरी स्टेटमेंट यूज कर रही है ना. तो बस डिफेमेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए, परमिशन लेना ना लेना अलग बात है. ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए, परमिशन ले चाहे ना ले. बी ऑप्शन है दिस स्टेटमेंट इज नॉट डिफेमेटरी बिकॉज समवन एल्स टोल्ड प्रेरणा दैट शिवानी इज डिसऑनेस्ट. अब लो, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल इररिलेवेंट है क्योंकि हमारे फैक्ट्स में दिया ही नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट के क्वेश्चन में यही होता है, जो प्रिंसिपल दिया हुआ उससे स्टिक रहना, जो फैक्ट दिया हुआ उससे बिल्कुल स्टिक रहना है. आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा हो गया होगा, ऐसी चोट लग गई होगी, चोट नहीं लगी होगी, ये सब कुछ एज्यूम नहीं करना है. जो फैक्ट दिया हुआ है डायरेक्टली उसको लेना है हमें. दिस स्टेटमेंट इज डिफेमेटरी. तो क्या ऑप्शन होगा? स्टेटमेंट डिफेमेटरी है क्योंकि उसने उसके रेपुटेशन को कहा है कि करप्ट पर्सन है, डिसऑनेस्ट पर्सन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. उसका प्रिंसिपल कहता है रेस इप्सा लोक्यूटर थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ. अब इसका मतलब होता है कि जो चीजें हैं वो खुद बताती हैं कि यहाँ क्या हुआ था, ये कैसे हुआ, चीजें खुद बताती हैं. ठीक है, तो फैक्ट है एमएस नीना गॉट हरसेल्फ ऑपरेटेड ऑन फॉर द रिमूवल ऑफ हर यूट्रस इन द डिफेंडेंट्स हॉस्पिटल. एज शी वॉज डायग्नोज्ड विथ सिस्ट इन ऑफ हर हिज ओवरीज she felt pain in her stomach and on scanning it was found that a medical tool had been left in her stomach by mistake. The same was removed by a second surgery. तो इसमें ये चीज देखिए आप कि जो मिस्टर मिसेस नीना थी उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया. तो ऑपरेशन जब हुआ उसके बाद उन्हें जब स्टमक में पेन हुआ तो उन्होंने दोबारा डायग्नोस कराया. तो जब चेक कराया तो देखा उन्होंने कि अंदर पेट के अंदर कोई मेडिकल टूल रह गया है. अब ये बताइए, ये साफ साफ बता रहा है कि जब सर्जरी हुई होगी तभी तो मेडिकल टूल रह गया होगा. ऐसा तो है नहीं कोई अपना पेट काट के अपना टूल रख देगा. तो जब सर्जरी होगी तभी जो टूल है वो मतलब लेफ्ट कर दिया गया होगा. तो मतलब ये जो फैक्ट है वो खुद बता रहे हैं कि वो सर्जरी के टाइम पे ही हुआ. तो मतलब जो सर्जरी किया, जो डॉक्टर किए सर्जरी, जो हॉस्पिटल ने सर्जरी की, वो लायबल होगा उस चीज के लिए, नेग्लिजेंस के लिए. किस चीज के लिए? नेग्लिजेंस के लिए.
क्योंकि उन्होंने मेडिकल टूल पेट में ही छोड़ दिया, उसके लिए लायबल होंगे। अब हम देखते हैं फिर उसका फिर सेम वॉज रिमूव, वो रिमूव भी किया गया दूसरी सर्जरी के द्वारा। अब हम देखेंगे लाइबिलिटी क्या होगी। सर्जन्स कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट्स अ ह्यूमन एरर। अब सर्जन जो है रिस्पॉन्सिबल इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो ह्यूमन एरर है। ये कोई ह्यूमन एरर है? अगर आप किसी के पेट में चाकू या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो छोड़ देते हैं तो कोई ह्यूमन एरर नहीं है, वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर आएगा। किस चीज के अंदर आएगा? मेडिकल नेग्लिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल बट एमएस नीना विल हैव टू प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ दैट ही वाज नेग्लिजेंट। रिस्पॉन्सिबल तब होगा जब नीना जो है वो प्रूव कर दें कि वो नेग्लिजेंट थे। भाई अगर पेट में चाकू है और ऑपरेशन आपके हॉस्पिटल में हुआ है तो मतलब आप नेग्लिजेंट थे। ऐसा तो है नहीं, कोई पर्सन खुद तो अपने पेट में चाकू डालेगा नहीं कि रख दिया, पेट काटा और चाकू रख दिया साइड में, फिर बता दिया कि भाई तुम्हारी गलती है। ऐसा नहीं हुआ होगा। तो इस पर लोकेटर इसीलिए आया था कि थिंग स्पीक इटसेल्फ, वो चीजें ही बोल रही हैं कि चाकू अंदर रख गया मतलब उस सर्जरी के दौरान ही हुआ। थर्ड ऑप्शन है द सर्जन विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड मिसेस नीना नीड नॉट टू प्रूव इट बिकॉज थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें बोल रहा है कि सर्जन रिस्पॉन्सिबल होंगे और मिसेस नीना को प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। जो चीजें थी, जो चाकू छूटा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट छूटा, वो खुद बता रही हैं कि उस सर्जरी के दौरान ही हुआ होगा। नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा ही नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। प्रिंसिपल है, एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विथ गुड्स इन समबडीज पोजेशन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन कॉल्ड फॉर ट्रेसपास। अगर किसी के पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है, कोई गुड्स है, मतलब प्रॉपर्टी की यहाँ बात नहीं है, यहाँ गुड्स की बात हुई है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी की। इस चीज की बात हुई है, मूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक, अगर किसी के पर्सन के पोजीशन में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के अगर वो उसको ले लेता है या उसको यूज करता है, उसको मिसअप्रोप्रिएट करता है, तो वो ट्रेसपास के लिए लायबल होगा, ट्रेसपास ऑफ गुड्स के लिए लायबल होगा। फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट क्या है? जेड परचेज्ड अ कार फ्रॉम अ पर्सन विद नो टाइटल, विद नो टाइटल। यहाँ ये टू कट जाएगा, टू नहीं होगा, यहाँ कॉमा होगा। नो टाइटल, सेंड इट टू अ गैराज फॉर रिपेयर। एक्स बिलीविंग रॉन्गली दैट द कार वाज हिज, रिमूव्ड इट फ्रॉम द गैराज। अब जेड ने एक गाड़ी परचेज की थी लेकिन अभी उसने अपने नाम नहीं कराई थी, लेकिन उसके पोजीशन में थी। ठीक, एक्स जो पर्सन था उसको लगा कि ये मेरी गाड़ी है, उसने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया गैराज में से। अब जेड ने परचेज की थी, उसको गैराज में खड़ी की, एक्स को लगा कि वो मेरी गाड़ी है, उसने वहां से वो गाड़ी रिमूव कर दी। तो अब बताइए लायबिलिटी क्या होगी? ऊपर लिखा है कि गुड्स की अगर इंटरफेरेंस में फिजिकल इंटरफेरेंस, डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस करता है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है एक्स के पास, तो वो ट्रेसपास टू गुड्स के लिए लायबल होगा। तो यहां हम देखेंगे कि वो लायबल होगा ट्रेसपास टू गुड्स के लिए, क्योंकि बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के और फिजिकल इंटरफेरेंस किया। यहाँ इंटेंशन की कहीं बात ही नहीं हुई है, तो रॉन्गली या राइटली इंटेंशन इररिलेवेंट। ऑप्शन देखेंगे, एक्स कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपासिंग ऑफ गुड्स एज ही वाज अंडर अ रॉन्ग बिलीफ। रॉन्ग बिलीफ मतलब यहाँ मेंसरिया की बात कर रहा है, मेंटल एलिमेंट यहाँ इररिलेवेंट है, वहां भी फिजिकल पोजीशन, फिजिकल इंटरफेरेंस होना चाहिए बस। एक्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपास गुड्स, जैसे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फैक्ट अगर हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रखेंगे तो एक्स लायबल होगा ट्रेसपास टू गुड्स के लिए। एक्स हैज कमिटेड एनी रॉन्ग, एक्स नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग, नॉट नहीं है, उसने कमिट किया है ट्रेसपास, नन ऑफ द वेब नहीं होगा। तो सारे टॉर्ट लॉ के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट के भी क्वेश्चन मैंने करा दिए, और जो भी टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे वन लाइनर्स के वो भी मैंने करा दिए हैं कि टॉर्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गए हैं प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट के क्वेश्चन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट के क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं, आपको प्रिंसिपल पढ़ना है, आपको लॉ दिया हुआ है उसको पढ़ना है, उसको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, फिर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उस पर उनको उस पर अप्लाई कर देना है आपको फैक्ट्स को। फिर आपको ऑप्शन देखना है जो बेस्ट ऑप्शन हो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि प्रिंसिपल में जो चीज़ कह रही है, अगर नेग्लिजेंस की बात हो रही है प्रिंसिपल में तो आप नेग्लिजेंस से रिलेटेड करेंगे, अगर कोई न्यूसेंस की बात कर रहा है तो न्यूसेंस, तो उस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को चूज करेंगे। आप जल्दी से ये नहीं देखा ऑप्शन सही कर दिया, क्योंकि बहुत बार ऑप्शन दो ऑप्शन करेक्ट होते हैं, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो एक अनाउंसमेंट भी है, जैसे कि एहतिशाम लॉ ने एक सफल बैच लॉन्च किया, सफल 1.0, जिसके अंदर हम लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस लेंगे आपकी,
और 40 फुल लेंथ मॉक रहेंगे जिसके में 20 जामिया और 20 एमयू के रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स देंगे, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे आपको, और सेक्शनल टेस्ट भी कराए जाएंगे। हर सेक्शन का अलग अलग टेस्ट होगा। क्विज भी होंगे, जैसे कि कोई भी लीगल से रिलेटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो उसके क्विज में हम क्वेश्चन डाल देंगे ताकि आपको आसानी हो। और अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप यहाँ स्कैनर से रजिस्टर कर सकते हैं। और जो 12,000 का ये बैच था, लेकिन 5,000 ये प्राइस दिखा रहा है, लेकिन आप 1,000 का और एक्स्ट्रा कूपन यूज़ करके 4,000 में ये बैच ले सकते हैं। 4,000 के अंदर आपको ऐप पे बैच मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एहतिशाम लॉ का हमारा वेबसाइट है जिस पे जाके आप क्वेश्चन, बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो लीगल से रिलेटेड हैं, लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, इनके भी एमसीक्यूज़ हैं, तो आप जाके वहाँ एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ मॉक की ज़रूरत पड़ेगी। मॉक आप अच्छे से लगाइए, मॉक से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको क्वेश्चन करने की। तो अगर जामिया का आप मॉक लेना चाह रहे हैं तो 2,499 ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये 2,000 का पड़ जाएगा कूपन कोड जब अप्लाई करेंगे। और एमयू का आपको 1,500 का पड़ जाएगा, जैसे ये 2,000 दिखा रहा है लेकिन आपको 1,500 का पड़ जाएगा ऐप के ऊपर। और जामिया एमयू का अगर दोनों का लेना चाह रहे हैं तो 3,000 का आपका ये पड़ जाएगा। कितना पड़ेगा? 3,000। तो अगर आप मॉक लेना चाहते हैं तो मॉक भी ले सकते हैं। अगर आप बैच नहीं ले सकते, आप मॉक ही लेना चाह रहे हैं, सेल्फ स्टडी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप मॉक लेके अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम सारे अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट देते हैं। और हमारा एहतिशाम लॉ का ऐप भी है जिसमें आपको वो जाके आप परचेज कर सकते हैं, मॉक को परचेज कर सकते हैं और सफल 1.0 बैच को भी परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, व्हाट्सअप ग्रुप में भी हम लीगल अपडेट देते हैं, और जितने भी कोई एंट्रेंस से रिलेटेड क्वेरी है या कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको वहीं देते हैं। हमारी वीडियोस का लिंक सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप पे जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। हमारे रैंकर्स भी हैं। हमारे पिछले साल के टॉपर में सुम्बुल अजीज़ जो रैंक 1 लाई थी जामिया BLLB के अंदर, और भी है। और मोहम्मद ओवैस हैं, मोहम्मद ओवैस जिन्होंने रैंक 2 लेके आए थे एमयू BLLB के अंदर। और भी बहुत सारे सिलेक्शन हैं जामिया और एमयू BLLB के अंदर। जामिया में 17 सिलेक्शन है, एमयू में 19 सिलेक्शन है। हमारे अदर कोर्सेज में सिलेक्शन है, 12 सिलेक्शन हमारे अदर कोर्सेज के अंदर हैं, जामिया में, एमयू में भी हैं और मानू में भी हैं। तो एट द एंड मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा, वाइंड अप करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई है, क्योंकि फैक्ट और प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट के क्वेश्चन लॉन्ग टाइम लेते ही हैं एग्ज़ाम में भी और ऐसे भी। तो आप जितने भी फैक्ट एंड प्रिंसिपल के मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि फैक्ट प्रिंसिपल लगभग सेम रहता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं करते हैं, प्रिंसिपल वैसे ही दिए जाएंगे, आपको फैक्ट्स पे अप्लाई करना है। तो आपको अपनी रीजनिंग अच्छी करनी है, ना कि आपको लीगल अच्छी करनी है। अगर आप लीगल अच्छी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अदर माइंड यूज़ नहीं करना है जब आप फैक्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन कर रहे हो। सिर्फ प्रिंसिपल जो दिया हुआ है आपको उसी को फैक्ट के ऊपर अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग लायबिलिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरी है आपको इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, और जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन दिया है बीच में, उसको आपको करके लेके आना है, आपको कमेंट करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कोई भी आंसर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सही कर दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।